वाय 36। अध्याय 351। लिन युआन नाश्ते के लिए उठती है। यह स्पष्ट रूप से सिर्फ एक बैठक और चर्चा थी। उन्होंने सिर्फ यह दर्शाया था कि वे लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की निष्ठा स्वीकार करने पर विचार कर रहे थे। हालांकि लिसन ने अपनी पूरी ईमानदारी दिखाई और लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अराजकता और अस्थिरता को बाहर रखा। इसके बाद उन्होंने उन्हें लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सबसे अच्छी स्थिति दिखाई, जो लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास उपलब्ध थी। यह कहने के बजाय कि लिसन अपने लिए वफादारी के अवसर के लिए लड़ रहा था, यह कहना बेहतर था कि वह लिन युआन द्वारा लिए जाने वाले निर्णय के लिए जिम्मेदार था। लिसन ने जब अपने इरादे बताए तो वह थोड़ा घबरा गया। उसने फोन के दूसरी ओर युवक की प्रसन्नचित्त और आकर्षक आवाज सुनी। ठीक है। यह शब्द सुनते ही घबराए हुए लिसन के चेहरे पर तुरंत मुस्कुराहट आ गई। फिर उन्होंने गॉर्डियन गांठ को तोड़ने और लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अराजक स्थिति में यथाशीघ्र एक निर्मम परिवर्तन करने का निर्णय लिया। पिछली घटना का अनुभव करने के बाद उसे एक सिद्धांत समझ में आया। कोई भी अस्थिर कारक जीवन मरण की स्थिति में घातक हो सकता है। यहां तक कि अगर यह अनुकूल भी हो, तो यह जीवन मरण की स्थिति में सबसे ज्यादा घातक साबित हो सकता है। जब लिन युअन ने फोन रख दिया और नहाने चला गया, तो उसे लगा कि अब अपने काम करने और आराम करने के समय को समायोजित करने का समय आ गया है। इन 2 दिनों में हवेली में सभी काम X19 व्यवस्थित ढंग से English. चल रहे थे। After assessing वेन यू Jaku's प्रमुख talents, अनुभवी गुटों के बारे में जानकारी को परिष्कृत कर रहा था। सूचना संसाधन अक्सर एक गुट की आंखों और कानों के बराबर होते थे। लिन युआन के निजी गुट को वेन्यू से लगभग सारी जानकारी मिल गई थी और जानकारी का स्रोत रेडिएंट मून पैलेस से आया था। इससे प्रमुख गुटों के बारे में जानकारी की पूर्ण सटीकता सुनिश्चित हुई। रेडिएंट मून पैलेस प्रमुख गुटों की जानकारी के संबंध में एक मैनुअल की तरह था, चाहे वे उभरते हुए गुट हों या अनुभवी गुट। लेकिन वेन्यू के संगठन के तहत यह सारी जानकारी लिन युआन के निजी गुट के लिए सबसे उपयुक्त तरीके से व्यवस्थित की गई थी। लिन युआन को पिछले 2 दिनों से लगभग हर दिन रेडिएंट मून पैलेस जाना पड़ रहा था। वह अपने गुरु चंद्र महारानी के साथ सवाल जवाब का दौर चलाने के लिए वहां गया था। इससे पहले चंद्र महारानी के साथ ज्ञान प्रश्नोत्तरी के दौरान लिन युआन मुख्य रूप से पूछता था, जबकि वह उत्तर देती थी। लेकिन इस दौरान लिन युआन प्रशिक्षण के लिए बाहर नहीं गया था। उसने ज्यादातर समय स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में फय को बढ़ाने में बिताया था। इसलिए लिन युआन के पास वास्तव में चंद्र महारानी से पूछने के लिए बहुत सारे सवाल नहीं थे। 2 दिनों के प्रश्न उत्तर सत्र में लगभग चंद्र महारानी पूछती रहीं। मुझसे सी तो ये लिन युआन विचार करता रहा। जब चंद्र महारानी उत्तर देती तो लिन युआन उनके उत्तर को मन ही मन नोट कर लेता। फिर चंद्र महारानी द्वारा पहले पूछे गए प्रश्नों के आधार पर वह उनके बारे में सोचता। लिन युआन ने फिर पूछा और चंद्र महारानी ने फिर उत्तर दिया। यह बात दोहराई गई। लिन युआन मूलतः इन सवालों को आपस में जोड़ सकता था। पिछले 2 दिनों में जब भी लिन युआन जाता था, मिस्टिक मून थोड़ा डर जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि मिस्टिक मून को वास्तव में समझ में नहीं आता था कि चंद्र महारानी इतनी खुश क्यों है। चंद्र महारानी को अंततः इन 2 दिनों के दौरान अपने शिष्य को शिक्षा देने की भावना का अनुभव हुआ, जिससे उन्हें एक महान उपलब्धि का एहसास हुआ। लिन युआन ने चंद्र महारानी से जो प्रश्न पूछे थे, उनमें से अधिकांश वही समस्याएं थीं जिनका सामना वह इस समय कर रहा था। चंद्र महारानी से पूछने और उत्तर प्राप्त करने के बाद उसे तुरंत वह बात समझ में आ गई जो वह पहले नहीं समझ पाया था, और उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। हालांकि लिन युआन को केवल कुछ ही समस्याओं का सामना करना पड़ा था, इसलिए उसके प्रश्न भी अपेक्षाकृत एकतरफा थे। इन 2 दिनों के दौरान चंद्र महारानी ने प्रश्नोत्तर सत्र में लिन युआन को उन समस्याओं के बारे में बताया जिनका उसे ध्यान रखना था, या ज्ञान जो उसे वर्तमान चरण में सीखने और समझने की आवश्यकता थी। इससे लिन युआन को एक नई समझ मिली। चंद्र महारानी हमेशा से ही चरित्र के मामले में बहुत मजबूत व्यक्ति रही हैं। हालांकि जब उन्होंने लिन युआन को अपना शिष्य बनाने का फैसला किया था, तो उन्होंने यह फैसला किया था। उनके विचार में किसी शिष्य को स्वीकार करना शिष्य का प्रबंधन करना नहीं था, और किसी शिष्य को शिक्षा देना शिष्य को नियंत्रित करना नहीं था। इस प्रकार जब चंद्र महारानी को
लिन युआन के विचारों और दृढ़ता के बारे में पता चला, तो वह उसके पीछे चली गई। वह हमेशा लिन युआन के लिए वैसे ही काम करती रही थी जैसे एक गुरु को अपने तरीके से करना चाहिए। यह एक गुरु का अपने शिष्य के प्रति सम्मान था। वास्तव में मिस्टिक मून और कोल्ड मून के मतानुसार चंद्र महारानी कभी भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में कुशल नहीं थी। फ्रॉम द वेब पावर्ड बाय जर्गनेट, वन फॉर्मर ट्रम्प ऑफिशियल रियली कैनॉट स्टैंड मिशेल ओबामा हैकमैन, हिज वाइफ्स होम विल मेक योर स्टमक चर्न। लेकिन लगभग आधे वर्ष में ही चंद्र महारानी ने एक शिष्य को स्वीकार करने का निर्णय ले लिया था। वह स्वयं उसकी गुरु बन गई थी और वह अपने शिष्य को अपने तरीके से विकसित होते हुए देख पाई थी। यह न केवल लिन युआन की प्रगति थी। चंद्र महारानी की राय में उनका शिष्य भी एक विरासत में मिली मशाल था। पिछले कुछ दिनों से, जबकि लिन युआन इस बात पर विचार कर रहा था कि चंद्र महारानी ने उसे क्या सिखाया था, वह हवेली में वापस आता और लगभग 50 काले टेलीस्कोप स्पिरिट साइफन गोल्डफिश को हर आधे दिन में पतला ड्रैगन रक्त की एक बूंद पिलाता। यह जानना जरूरी था कि इस तरह के रक्त का प्रभाव ड्रैगन प्रजाति के परी के सार रक्त से पूरी तरह से अलग होता है। निम्न श्रेणी के ड्रैगन प्रजाति के परी के लिए उसके शरीर का सारा रक्त सार रक्त की 5 बूंदों में संघनित नहीं हो सकता। इस रक्त रेखा उत्तेजना के लिए एक प्रक्रिया की आवश्यकता थी और इसके प्रभावी होने में लगभग आधा महीना लग गया। इसके साथ ही स्पिरिट साइफन गोल्डफिश में मौजूद शुद्ध स्पिरिट क्यूई की भारी मात्रा ने इन टेलीस्कोप स्पिरिट साइफन गोल्डफिश के ग्रेड और गुणवत्ता को बहुत तेजी से बढ़ा दिया। लिन युआन ने ग्रे एंड व्हाइट क्लाउड माउंटेन मिनो के लिए भी व्यवस्था की थी, जिसे फी नहीं माना जा सकता था। यह सिर्फ एक मछली थी जो घास के तालाबों में पलती थी और जिसकी रीढ़ नरम होती थी और मांस में चीनी की मात्रा अधिक होती थी। इसने ग्रे के पोषण पर भी बहुत अच्छा प्रभाव डाला। ग्रसफे के रूप में पूरे शरीर पर भूरे रंग के पंख होने के अलावा ग्रे को केवल त्वचा और हड्डियों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इसलिए अब इसे अपने क्षतिग्रस्त आनुवंशिक मॉडल की मरम्मत करने और अपने पोषण को फिर से भरने की आवश्यकता थी। लिन युआन पिछले 2 दिनों से बहुत जल्दी सो गया था, इसलिए सामान्य परिस्थितियों में वह सुबह लगभग 7:30 पर नींद से जाग सकता था। लेकिन आज सुबह लिन युआन अभी भी सो रहा था जब उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। इस दस्तक की आवाज से वह नींद से जागृत से गया है और इससे पहले कि वह अपनी आंखें खोल पाता, उसने रक्तबीज की माता की आवाज सुनी। लिन युआन, बहुत देर हो गई है, जल्दी से तैयार हो जाओ और नाश्ता करने के लिए नीचे आओ। लिन युआन, जो अचानक जाग गया था, अभी भी थोड़ा उलझन में था। उसने जवाब दिया, समझ गया, मैं अब तैयार हो जाऊंगा। 3 या 5 मिनट के बाद उसने अपनी आंखें खोली। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तब तक उसका पूरा शरीर पूरी तरह से जाग चुका था। लिन युआन ने कुछ हद तक असहाय होकर अपने बालों को व्यवस्थित किया, जो दबाने से आकार बदल गए थे। अपने सिर पर खड़े बालों को देखकर लिन युआन नहाने चला गया। नहाने के बाद उसने अपने बालों को आधा सूखा होने तक पोंछा और फिर नीचे चला गया। रक्तबीज की मां को आमतौर पर लोगों को खाने के लिए जगाने की आदत नहीं थी। अब उसने ऐसा कर दिया था, जिसका मतलब है कि केवल एक ही संभावना थी। लियूजी वापस आ गए थे। अन्यथा ब्लड बाथ की मां जैसी खाने की शौकीन कभी भी नाश्ते के प्रति इतनी भावुक नहीं होती, जैसी कि उम्मीद थी। जब लिन युआन नीचे आया, तो उसने देखा कि लियू जी रसोई में नाश्ता ले जा रही थी जो उसने अभी-अभी बनाया था। इससे पहले कि लिन युआन यह देख पाता कि नाश्ते में क्या था, उसने खुशबू से ही जान लिया कि लियू जी ने शायद कुछ सूप पकौड़े और केकड़े के अंडे के पकौड़े भी पकाए होंगे। लिन युआन ने शुरू में सोचा कि वह पहले से ही काफी तेज है, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह नीचे आने वाला आखिरी व्यक्ति था। हु क्वान पहले से ही खुशी से भोजन का इंतजार कर रहा था। हु क्वान की आध्यात्मिक स्थिति और मुख्य हॉल में पूरी तरह से जेड़ बनावट वाली लकड़ी की छीलन से लिन युआन अनुमान लगा सकता था कि हु क्वान ने संभवतः पूरी रात फिर से काम करते हुए जला दिया था। वेन यू पूरी तरह से जेड बनावट वाली लकड़ी की डाइनिंग टेबल पर सूप पकौड़ी और केकड़े के अंडे पकौड़ी की टोकरियां परोसने में लियू जी की मदद कर रही थी। इससे पहले कि वे परोसना समाप्त कर पाते, टोकरियां पहले से ही इतनी ऊंची रखी जा चुकी थीं। हालांकि चाहे कितने भी पकौड़े हों, वे संभवतः रक्तबीज और अंतहीन ग्रीष्म की मां के लिए पर्याप्त नहीं थे। एंडलेस समर एक सुज़रेन मिथफे था और उसे बहुत सारे भोजन की आवश्यकता थी, लेकिन वह भोजन के प्रति
विशेष रूप से भावुक नहीं था। फिलहाल एंडलेस समर एक छोटा सा आईना पकड़े हुए अपने बालों से खेल रहा था। जब उसने लिन युआन को नीचे आते देखा, तो वह दौड़कर उसके पास गया और बोला, लिन युआन, आपने जो स्टार वेब लाइव स्ट्रीम देखने की सलाह दी है, वह वाकई शानदार है। ये मेरा पहला अनुभव है जब मुझे पता चला कि रंग बालों को नई जिंदगी दे सकता है। लिन युआन ने भी एक सुंदर लेकिन हैरान अभिव्यक्ति प्रकट की। क्या मैंने एंडलेस समर से ड्रेसिंग संयोजन देखने के लिए नहीं कहा था? बालों के साथ इसका क्या संबंध है? चूंकि एंडलेस समर बहुत खुश था, लिन युआन ने विषय को आगे बढ़ाया और कहा, वास्तव में ऐसे समय होते हैं जब एक भी रंग उतना अच्छा नहीं होता जितना कि कल्पना की जाती है। लिन युआन ने कल की बात याद की जब एंडलेस समर ने हरे रंग का पूरा सूट पहना था, जिससे किसी को घबराहट महसूस हुई थी। इसलिए वह यह टिप्पणी करने से खुद को रोक नहीं सका। एंडलेस समर ने उत्साह से सिर हिलाया और सहमति जताई। मुझे भी ऐसा ही लगता है। कम से कम 3 रंगों के बिना इसे फैशन नहीं कहा जाता। 5 से ज्यादा रंगों को स्वाद कहा जाता है। लिन युआन ने एक और सुंदर हैरान अभिव्यक्ति भी प्रकट की। अब भी जो उसने कहा वह अंतहीन समर को यह बताने के लिए था कि हरा रंग अन्य रंगों के साथ पूरक होने की तुलना में बहुत बेहतर लगेगा। लेकिन अगर यह एक साधारण रंग होता, तो इसे सिर्फ एक रंग होने में कोई समस्या नहीं होती। इसके अलावा ड्रेसिंग पर 2 से 3 रंग पर्याप्त से अधिक होने चाहिए। अगर 5 से ज्यादा रंग हों, तो क्या यह क्रिसमस ट्री जैसा नहीं लगेगा? रक्तपात की मां ने देखा कि अंतहीन समर के पास अभी भी लिन युआन के साथ चर्चा करने के लिए चीजें थीं। इसलिए उसने अंतहीन समर से दर्पण छीन लिया और कहा, बड़ी बहन समर, चलो पहले खाना खाते हैं। खाने के बाद हम किसी भी चीज के बारे में बात कर सकते हैं। एंडलेस समर डाइनिंग टेबल पर बैठा और ब्लड बैथ की मां से बोला, छोटी बहन ब्लड, मैंने फैशन का एक रहस्य देखा है। बाद में हम बाहर जाएंगे और मैं आपको एक डिजाइन बनाने में मदद करूंगा। मैं वादा करता हूं कि आपको यह पसंद आएगा। लिन युआन को लगा कि उसने तो बस एंडलेस समर को सादगी से कपड़े पहनने का तरीका दिया था, तो फिर इतनी बड़ी प्रेरणा कैसे हो सकती है? उसने फैशन को हेयर स्टाइल से कैसे जोड़ा? क्या यह एंडलेस समर का सहज फैशन स्वाद हो सकता है? यह तो बस ड्रेसिंग कॉम्बिनेशन पर एक लाइव स्ट्रीम था। इससे एंडलेस समर को समर स्टाइलिश कैसे बनने दिया जा सकता है? सभी ने बहुत ही आरामदेह नाश्ता किया। यह मानना पड़ेगा कि लियू जी की पाक कला वाकई शानदार थी। लियू जी ने पकौड़ियों में तरह तरह की चीजें भरी थीं, जिससे रक्तबीज की माता को संतोषजनक भोजन मिल सका। जैसे ही वे भोजन समाप्त कर रहे थे और जब लिन युआन ने लियू जी से रेडियंस 100 सीक्वेंस रैंकिंग के बारे में पूछना चाहा, तो लियू जी ने लिन युआन से बहुत ही गंभीर तरीके से बात की। लिन युआन, अगर तुम नहीं होते जिन्होंने मेरी कीट रानी को एक काल्पनिक नस्ल में उन्नत किया और मेरी कीट रानी की प्लेटिनम क्षमता को हरिकेन उल्लू कीट का अनुवंशिक मॉडल रखने की अनुमति दी, तो शायद मैं रेडियंस 100 सीक्वेंस के शीर्ष 70 में भी नहीं आ पाती। लियू जी बोलते समय बहुत गंभीर भाव रखते थे। लियू जी ने शुरू में सोचा था कि वह रेडियंस 100 टेस्ट के दौरान कीट रानी की प्लेटिनम क्षमता को सुरक्षित रख सकता है और इसे अपने ट्रम्प कार्ड के रूप में रख सकता है। हालांकि जब लियू जी ने वर्तमान रेडियंस 100 सीक्वेंस 30 अदृश्य ट्विन लैन बाओबाओ को चुनौती दी थी, तो वह लगभग गड़बड़ कर चुका था। लैन बाओबाओ का त्रुप का पत्ता, जो कभी उजागर नहीं हुआ था, लियू जी के साथ द्वंद्व युद्ध के दौरान सामने आया। लियू जी असफल हो जाते यदि उन्होंने कीट रानी की प्लेटिनम क्षमता का उपयोग करके 7 तूफानी उल्लू पतंगे पैदा करने का त्वरित निर्णय नहीं लिया होता, जिससे पतंगों को तूफान बनाने और द्वंद्व को नियंत्रित करने का मौका मिल जाता। इससे लियू जी को यह एहसास हुआ कि वह अकेला व्यक्ति नहीं था जिसकी हालत में सुधार हुआ था। उसके पिछले साथी 3 साल से ज्यादा समय तक उसकी तरह नीचे नहीं रहे थे और शायद उनमें भी काफी सुधार हुआ होगा। उसी समय अनुक्रम 30 अदृश्य सुतली के साथ द्वंद्व ने लियू जी को युद्ध में अपनी सीमाओं का एहसास कराया था। सीमा यह थी कि लियू जी केवल कीट रानी के साथ ही अनुबंध कर सकता था। कीट रानी ने लियू जी की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग ले ली थी, इसलिए वह किसी अन्य फी या जीवन रूप से अनुबंध नहीं कर सकता था। कीट रानी की विशेषता के अनुसार लियू जी इस जीवन में कभी भी किसी अन्य फी या स्रोत प्रकार के जीवन रूप के साथ अनुबंध करने में सक्षम नहीं होगी। प्लैटिनम कीट रानी शक्तिशाली थी क्योंकि यह 5 प्रकार के कीटों का उत्पादन कर सकती थी। संख्या में पूर्ण लाभ था, जिससे लियू जी युद्ध के मैदान में कीटों के झुंड की तरह हो गया। हालांकि जैसे जैसे लियू जी मजबूत होता गया, उसे मजबूत विरोधियों का सामना करना पड़ा। इस तरह कीट रानी के साथ
समस्या धीरे धीरे सामने आई। कीट रानी ने अपनी क्षमताओं के रूप में जिन 5 कीट प्रजातियों के फय का उपयोग किया, उनमें से लियूजी उन्हें चुनकर एक दूसरे के साथ समन्वय करने में सक्षम हो सकती है। हालांकि हरिकेन ओवलेट मॉथ के अलावा 4 अन्य कीट प्रजातियों के फय में अपेक्षाकृत सरल आनुवंशिक मॉडल थे। इसका सीधा सा मतलब था कि वे कमजोर थे। ऐसे समय भी थे जब संख्या का कोई मतलब नहीं होता था। जब संख्याएं एक मानक पर पहुंच गईं, तो व्यक्तिगत ताकत भी बहुत महत्वपूर्ण हो गई। जब कीट रानी का ग्रेड ऊंचा हो जाता है, तो उसकी क्षमताओं के कीट प्रजाति के फय भी मजबूत हो जाते हैं। हालांकि कि X19 as it नस्ल के फय हैं, लियूजी कमतर होगी। इसलिए रेडियंस 100 सीक्वेंस की स्थिति के लिए इस द्वंद्व ने लियूजी को अपनी समस्या का सीधे सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं दिया था। इसीलिए लियूजी की भावनाएं अब तक भारी थीं। यदि ऐसा ही चलता रहा, तो भले ही कीट रानी डायमंड ग्रेड तक विकसित हो गई और एक साधारण आनुवंशिक मॉडल के साथ एक और शक्तिशाली कीट प्रजाति को जोड़ दिया गया। इससे लियूजी की लड़ाकू शक्ति बढ़ सकती है, लेकिन इससे लियूजी की ताकत में कभी भी कोई महत्वपूर्ण उछाल नहीं आएगा। स्थिति को आत्मा क्यूई पेशेवरों के बीच बाद के चरणों में अधिक शक्तिहीन के रूप में जाना जाता था। हालांकि लियूजी ऐसी समस्या को हल करने में सक्षम नहीं थे। जब लिन युआन ने देखा कि लियू जी की अभिव्यक्ति कुछ बदसूरत थी, तो उसने इसे दिल पर ले लिया। अब सभी लोग मेज पर थे। अगर वास्तव में कोई समस्या थी, तो लियू जी से पूछना अजीब लगेगा। लिन युआन ने सोचा कि वह लियू जी से पूछेगा कि नाश्ते के बाद उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। जब तक भोजन के दौरान रक्तबीज की मां आसपास थी, यह निश्चित रूप से सबसे अच्छा खाने वाला होगा। छोटे स्टीम्ड बंस और केकड़े के अंडे के सूप के पकौड़े में से कोई भी नहीं बचा था। खाने के बाद लियू जी ने मेज पर पड़ी गंदगी को साफ करना शुरू कर दिया। दूसरी ओर वेन्यू अपने कमरे में लौट आई और प्रमुख गुटों के बारे में खुफिया जानकारी को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। हुक्वान, जो पूरी रात जागता रहा था, अब नाश्ता कर रहा था। उसकी पलकें बंद हो रही थीं, इसलिए वह अपने कमरे में वापस जाने और दोपहर तक सोने के लिए तैयार था। रक्तबीज की माता पहले भी बाहर जाते समय हमेशा अधिक सक्रिय रहती थी, लेकिन इस बार अंतहीन ग्रीष्मकाल ने इसे पूरे जोश के साथ बाहर निकाला था। लिन युआन हॉल में पानी वाले गैंडे के चमड़े के सोफे पर बैठे थे। 3 खजाने वाली चाय पी रहे थे, जिसे वेन्यू ने सुबह बनाया था। हालांकि लिन युआन को वास्तव में 3 खजाने वाली चाय का स्वाद पसंद नहीं था, लेकिन जब इस शुरुआती सर्दियों के मौसम में एक घूंट पीने के बाद पाइन नट्स से स्रावित तेल उसके पेट में पहुंचा, तो उसे कुछ गर्माहट का एहसास हुआ। बुद्ध के हाथ के फूल का स्वाद अपेक्षाकृत फीका और थोड़ा कड़वा भी था। हालांकि कड़वाहट जीभ की नोक से शुरू होकर जीभ के पिछले हिस्से तक चली गई और फिर गायब हो गई। साथ ही एक अजीब सा मीठा स्वाद भी था। इसमें कायापलट का भाव था कि मेरे भीतर एक चमकीला मोती है जो लंबे समय से धूल के नीचे दबा हुआ था। आज धूल गायब हो गई है और रोशनी फैल रही है, जो सभी पहाड़ों और नदियों के बीच से चमक रही है। मुंह में बुद्ध के हस्त पुष्प की कड़वाहट गले तक पहुंचने से पहले तीव्र मिठास में बदल गई। यदि कोई कड़वाहट के बाद इस मिठास को चख ले, तो वह इसमें खुशी का एक स्पर्श पहचान सकता है। यह हवेली एक बड़े परिवार की तरह थी। लियू जी ने खाना पकाने का काम संभाला और खुशियों का स्वाद बांटने और इकट्ठा करने का काम किया, जबकि वेन्यू ने कपड़े धोने का काम संभाला। यद्यपि चमकदार पंखों वाली तितलियां उड़ते समय हवेली की सारी धूल साफ कर सकती थीं, थीं तथा धूल का इस सिला का एक कण भी नहीं छोड़ सकती थीं, फिर भी यदि किसी पर कोई गंदगी हो, तो वे कपड़ों को भी साफ कर सकती थीं, जब तक कि वे कुछ देर तक उड़ते समय नए जैसे चमकने न लगें। यहां तक कि अगर किसी के कपड़ों पर गंदगी के बड़े-बड़े धब्बे लग गए हों, तो चमकदार पंखों वाली तितलियां उसे हटाने में मदद कर सकती हैं। इसलिए यह कहना उचित था कि हवेली में सभी को अपने कपड़े धोने या स्नान करने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि नहाने का मतलब सिर्फ धूल धोना नहीं था, यह आराम करने का एक तरीका था। इसलिए हवेली में रहने वाले लोगों ने नहाने की आदत को अब भी बनाए रखा। यद्यपि चमकदार पंखों वाली तितलियां कपड़ों को बहुत साफ कर सकती थीं, फिर भी वेन्यू आदतन सभी के कपड़े धोती थीं, सिवाय उनके अंतःवस्त्रों के। हवेली में सब कुछ व्यवस्थित था।
थोड़ी देर में लियू जी ने नाश्ते के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टेबलवेयर को साफ किया। जब उसने लिन युआन को सोफे पर बैठे देखा, तो वह उसके पास गया और उसके पास बैठ गया और कहा, लिन युआन, मैंने इस बार रेडियंस 100 सीक्वेंस में भाग लेने के दौरान एक खबर सुनी। यह सुनकर लिन युआन ने पूछा, बड़े भाई लियू, क्या इस साल फिर से रेडियंस 100 सीक्वेंस टेस्ट में कोई बदलाव है? लियू जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि लिन युआन इतना सटीक अनुमान लगा लेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि इस वर्ष की परीक्षा में बहुत बड़ा बदलाव होगा, लेकिन उन्होंने हमें इसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी है। जब मैं रेडियंस 100 सीक्वेंस रैंकिंग में भाग ले रहा था, तो मैंने सुना कि पिछले एन वे वन द्वंद्व प्रारूप के अलावा वे सेलेस्टियल सीढ़ी पर दो विरोधी दो द्वंद्व प्रारूप भी स्थापित करेंगे। लिन युआन की आंखें चमक उठीं जब उसने यह सुना। उसे टेस्ट में होने वाले बदलाव की परवाह नहीं थी, क्योंकि उसके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं थी। हालांकि यह जानने के बाद कि दो लोग सेलेस्टियल सीढ़ी पर एक दल बनाकर टू वे टू द्वंद्व युद्ध कर सकते हैं, लिन युआन की दिलचस्पी बढ़ गई। वह स्टार वेब पर हाल ही में हुए एस टूर्नामेंट को देख रहा था। भले ही वह दिलचस्प नहीं था, ऐसा इसलिए था क्योंकि एस टूर्नामेंट अभी भी एलिमिनेशन स्टेज में था और मजबूत टीमों ने तुरंत कमजोर टीमों को कुचल दिया। कमजोर टीमों के बीच द्वंद्व सिल्वर फे के साथ लगभग द्वंद्व था। कभी कभी गोल्ड फे के साथ कुछ द्वंद्व युद्ध होते थे, जिन्हें सभी रोमांचक माना जाता था। इससे दर्शकों की संख्या में भी कमी आई थी। हालांकि जब लिन युआन ने टीमों के बीच 5 बनाम 5 मुकाबलों को देखा, तो उसके खून में जोश और उत्साह का संचार हुआ। ज्यादातर एक विरोधी एक मुकाबलों में अलग अलग व्यक्तियों के बीच की ताकत का प्रदर्शन किया गया, या यह कहना बेहतर होगा कि उनके फय की ग्रेड और गुणवत्ता का प्रदर्शन किया गया। तुलनीय ताकत के आधार पर बुद्धिमत्ता का उपयोग जीत को प्रभावित करेगा। अंत में एक विरोधी एक द्वंद्व युद्ध में बुद्धिमत्ता के बजाय व्यक्तिगत ताकत का महत्व था। फिर भी जबकि लिन युआन ने टीम प्रतियोगिता पर ध्यान केंद्रित किया, उसने पाया कि यह मुख्य रूप से टीम वर्क पर निर्भर करता है। यद्यपि यह कहा जाता था कि पूर्ण शक्ति विरोधी टीम को कुचल सकती है, लेकिन ऐसे समय भी होते थे जब बहुत अलग-अलग अनुभवों वाली टीमें लड़ती थीं। टीम वर्क और रणनीति सीधे लड़ाई की दिशा को प्रभावित कर सकती थी। इन उन्मूलन द्वंद्वों में लिन युआन ने कई कमजोर टीमों को बिना गोल्ड फेंके 2 से अधिक गोल्ड फे के साथ मजबूत टीमों को पलटने के लिए बुद्धि का उपयोग करते देखा था। यदि लिन युआन इस टूर्नामेंट में भाग लेना चाहता था, तो उसे कम से कम अगले साल तक इंतजार करना होगा। अब हालांकि सेलेस्टियल सीढ़ी दुवे पुवे द्वंद्व युद्ध शुरू करने वाली थी। दो लोगों द्वारा गठित एक दल निस्संदेह लिन युआन को दो व्यक्ति टीम लड़ाई की लत लगाने की अनुमति देगा। जब लियू जी ने लिन युआन की अभिव्यक्ति देखी, तो उन्हें पता चला कि वह दो द्वंद्व में बहुत रुचि रखता था। लियू जी, जो पूरी सुबह थोड़े गंभीर दिख रहे थे, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। स्क्वाड के सदस्यों का अंतर सेलेस्टियल सीढ़ी पर 5 स्टार से अधिक नहीं हो सकता। मैं वर्तमान में सेलेस्टियल सीढ़ी 17 स्टार पर हूं। यह सुनकर लिन युआन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तब मैं सेलेस्टियल सीढ़ी 12 सितारों तक पहुंचने पर बिग ब्रदर लियू के साथ टीम बना सकूंगा। लिन युआन को लंबे समय से पता था कि लियू जी वर्तमान में सेलेस्टियल सीढ़ी 17 सितारों पर था। लियू जी ने अपनी कीट रानी के ठीक होने के बाद से कभी भी सेलेस्टियल सीढ़ी द्वंद्व में भाग नहीं लिया था। वह आमतौर पर स्टार वेब पर अपने दोस्तों के साथ खुद को प्रशिक्षित करने और निजी द्वंद्व युद्ध करके अपने युद्ध कौशल को निखारने के लिए अपॉइंटमेंट लेता था। यही कारण था कि लियू जी सेलेस्टियल स्टेयरवे 17 स्टार्स पर ही रहे। 3 साल पहले वे सेलेस्टियल स्टेयरवे 37 स्टार्स पर ही थे। चूंकि उसने 3 वर्षों से अधिक समय से सेलेस्टियल स्टेयरवे द्वंद्व में भाग नहीं लिया था, सेलेस्टियल स्टेयरवे के नियमों के आधार पर वह हर 2 महीने में एक सितारा खो देता था, जिससे उसके सितारों की संख्या 17 रह जाती थी। लियू जी को हमेशा से ही एक ऐसा सीक्वेंस सदस्य माना जाता था जो रेडियंस 100 सीक्वेंस के बीच सेलेस्टियल स्टेयरवे द्वंद्व युद्ध के प्रति वास्तव में उत्सुक नहीं था। हालांकि लियू जी अब रेडियंस 100 सीक्वेंस में फिर से शामिल हो गए थे और यहां तक कि शीर्ष रैंक में भी प्रवेश कर गए थे। जब सेलेस्टियल सीढ़ी पर सितारों की संख्या की बात आई, तो उन्हें संभवतः 100 सीक्वेंस के सदस्यों में सबसे कम माना गया था। लिन युआन अब केवल सेलेस्टियल एक स्टार पर था। अगर वह लियू जी के साथ टीम बनाना चाहता था, तो उसे अभी भी लगातार 11 द्वंद्व जीतने की जरूरत थी। यद्यपि लिन यूना फिर से सेलेस्टियल सीढ़ी को चुनौती नहीं देना चाहता था, लेकिन सेलेस्टियल सीढ़ी
दो विरुद्ध दो द्वंद्व के बारे में जानने के बाद उसकी लड़ाकू भावना में आग लग गई। लियू जी भी स्पष्ट रूप से उत्साहित थे। हालांकि वह दो व्यक्ति टीम बनाने के कारण उत्साहित नहीं थे, बल्कि इस तथ्य के कारण उत्साहित थे कि वह लिन युआन के साथ दो व्यक्ति टीम बना सकते थे और कंधे से कंधा मिलाकर लड़ सकते थे। लियू जी के सेलेस्टियल स्टेयरवे स्टार और ब्लैक के बीच बहुत बड़ा अंतर था। अंतर 16 स्टार का था। हालांकि लियू जी के मन में सेलेस्टियल सीढ़ी पर अपनी स्टार रैंकिंग को गिराने का विचार नहीं था। यह उनके काम करने के सिद्धांत के खिलाफ होगा और लिन यू का अपमान करेगा। उस पर अविश्वास की बात तो दूर की बात है। जब उन्होंने दो दो सेलेस्टियल सीढ़ी द्वंद्व युद्ध में खुद और लियू जी के साथ साथ लड़ने के दृश्य के बारे में सोचा, तो लियू जी ने कहा, लिन युआन, मेरी कीट रानी की सामान्य क्षमता बेयोनेट बीटल आपके प्लांट फे के लिए मांस ऊर्जा प्रदान करने में सहायता कर सकती है। लियू जी ने उत्साह में ऐसा कहा, लेकिन लिन से ही एक पावर ऑफेंस टाइप स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल माना जाता था। हालांकि उनकी सोर्स टाइप इंसेक्ट क्वीन ज्यादा ऑनल राउंडेड थी, फिर भी ये उन क्षमताओं के साथ हमला करने पर केंद्रित थी जो उन्होंने इसके लिए चुनी थी। कीट रानी की संगीन भृंगों से रेड थॉर्न के फूलों के सागर के फैलने की गति बढ़ सकती है, लेकिन निस्संदेह यह वैसा ही है जैसे लियू जी ने अपनी संगीन भृंगों की आक्रमण क्षमता को त्याग दिया हो। यद्यपि बायोनेट बीटल्स लियू जी की सामान्य क्षमता द्वारा सन्निहित आनुवंशिक मॉडल के साथ कीट प्रजाति के कीट थे, फिर भी लियू जी की युद्ध रणनीति का मूल निस्संदेह बायोनेट बीटल्स ही थे। बायोनेट बीटल्स के अस्तित्व के कारण लियू जी को कीट झुंड का हृदय उपनाम मिला था। अब उन्हें दो आदमियों की एक टुकड़ी बनानी थी और लिन युआन की ताकत लियू जी से बहुत कम थी। लियू जी की सोर्स टाइप कीट रानी प्लेटिनम फैंटेसी नस्ल की थी। रेडियंस 100 सीक्वेंस के सदस्य के रूप में भले ही लियू जी लिन युआन के अनुचर थे, लेकिन युद्ध में उनका अपना गौरव था, जिसने लियू जी को युद्ध में दूसरों पर निर्भर नहीं रहने के लिए प्रेरित किया। अप्रत्याशित रूप से उनकी मानसिकता थोड़ी बदल गई थी। लिन युआन नाश्ते के दौरान लियू जी की अजीब और गंभीर अभिव्यक्ति के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। बड़े भाई लियू, क्या आपको रेडियंस 100 सीक्वेंस रैंकिंग में किसी भी दुर्गम समस्या का सामना करना पड़ा? लिन युआन ने लियू जी के रवैये में आए बदलाव को महसूस किया था, इसलिए उसने उससे बहुत ही स्पष्ट रूप से पूछा। मानसिकता में यह बदलाव एक स्पिरिट क्यूई पेशेवर के लिए कोई मामूली बात नहीं थी। लियू जी अचानक चुपचाप हंस पड़े। उन्होंने पहले भी यही शब्द सुने थे। लियू जी को याद आया कि आखिरी बार उसने यह कब सुना था। यह राजा श्रेणी के विशेषज्ञों की निजी नीलामी के दौरान था। उस समय जब उसने तूफानी उल्लू कीट को देखा था, तो उसकी अभिव्यक्ति बदल गई थी और लिन युआन ने भी हल्के फुल्के अंदाज में यह पूछा था। उस साधारण सवाल के बाद लिन युआन ने बस एक ही पल में तूफान उल्लू कीट खरीदकर उसे दे दिया था। वही दृश्य अब फिर से दोहराया जा रहा था। लियू जी ने स्पष्ट रूप से बताया, लिन युआन, मुझे एहसास हुआ कि जैसे जैसे मैं मजबूत होता जा रहा हूं, कीट रानी धीरे धीरे अधिक से अधिक सीमित होती जा रही है। इस प्रकार मैं भविष्य की लड़ाइयों में लड़ाकू प्रकार से सहायक प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर में बदलने का इरादा रखता हूं। कीट रानी अब प्लैटिनम 7 पर है। जब यह डायमंड तक पहुंचती है, तो एक सहायक प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर की ओर मेरा परिवर्तन पूरी तरह से आगे बढ़ने में सक्षम होगा। लिन युआन ने उसकी बात सुनी। वह उसकी लाचारी और शक्तिहीनता को सुन सकता था। बाद के चरणों में जब कई काल्पनिक नस्ल के परियों के साथ एक ही स्तर के प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ता है, तो कीट रानी वास्तव में थोड़ी संयमित हो जाती है और इसका कीट झुंड अब अतीत की तरह युद्ध के मैदान पर दमनकारी भूमिका नहीं निभाएगा। ऐसी मानसिकता रखने के लिए लियू जी की कोई गलती नहीं थी। इसके विपरीत लियू जी एक स्पिरिट क्यूई पेशेवर के रूप में खुद को बाहर निकलने का रास्ता दे रहा था। यह एक भूमिगत झरने की तरह था जो जमीन की ओर बह रहा था। जब यह कठोर चट्टानों से टकराता था और अपनी ताकत से उन्हें तोड़ नहीं पाता था, तो झरना केवल मार्ग बदलकर जमीन से बाहर निकल सकता था। लियू जी ठीक ऐसा ही एक समझौता कर रहे थे। लिन लिन युआन ने लियू जी को देखा और गंभीरता से पूछा, बड़े भाई लियू, क्या आप लड़ाकू वर्ग या सहायक प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर बनना पसंद कर? चुप हो गई। कीट रानी मूल रूप से एक स्रोत प्रकार का जीवन रूप था,
जो किसी भी दिशा में विकसित हो सकता था। भले ही लियू जी एक उपचार प्रकार की आत्मा तुझे मिस करेंगे। रोक भी नहीं सकते इतने। क्यूई पेशेवर बनना चाहती थी, जो आत्मा क्यूई पेशेवरों में सबसे दुर्लभ है। कीट रानी को बस एक उपचार प्रकार के कीट के आनुवंशिक मॉडल को अंकित करने की अपनी क्षमता का उपयोग करना था, और लियू जी एक बन सकती थी। हालांकि उन्होंने ऐसा करने का विकल्प नहीं चुना था। इसके बजाय उन्होंने दृढ़ता से लड़ाकू श्रेणी की आत्मा क्यूई पेशेवर के मार्ग पर कदम रखा। जब कोई भविष्य की ओर देखता है, तो वह यह कि यदि शुरुआत में ही विकल्प मौजूद होता, तो परिवर्तन आसानी से कैसे हो पाते। लिन युआन ने लियू जी को देखा, और अचानक उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान आ गई, जिससे उसके सफेद दांत दिखने लगे। फिर उसने डायमंड फेस स्टोरेज बॉक्स से सोर्स टाइप कोकून ऑफ इवोल्यूशन निकाला। कोकून ऑफ इवोल्यूशन एक बधाई उपहार था, जिसे लिन युआन ने लियू जी की रेडियंस 100 सीक्वेंस में वापसी का जश्न मनाने के लिए तैयार किया था। हालांकि विकास का कोकून लियू जी की रेडियंस 100 सीक्वेंस में पदोन्नति के लिए बधाई उपहार होने के बजाय अधिक सार्थक था। अगर किसी झरने को कोई चट्टान रोक रही हो, तो उससे बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता पीछे मुड़ना होगा। विकास के इस स्रोत प्रकार के कोकून ने झरने को आगे बढ़ने और चट्टानों को तोड़कर जमीन से बाहर निकलने की अनुमति दी। यदि विकास का कोकून लियू जी को उसका आत्मविश्वास वापस दिला सके और वह उस मार्ग पर टिका रहे जिसे वह हमेशा से अपनाना चाहता था, तो वह इसका सर्वोत्तम उपयोग कर सकेगा। लियू, मुझे यह संयोग से मिला, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जब लियू जी ने सोर्स टाइप आइटम देखा, तो उसने एक कड़वी मुस्कान प्रकट की। सोर्स टाइप कीट रानी को अनुबंधित करने के बाद लियू जी किसी अन्य सोर्स टाइप आइटम या फे को अनुबंधित नहीं कर सका। उसे यह कैसे पता नहीं होगा? हालांकि लिन युआन ने उसे यह स्रोत प्रकार की वस्तु सौंपी, इसलिए लियू जी ने जल्दी से इसे ले लिया। जब उसने उसे करीब से देखा, तो उसकी आंखें लगभग बाहर आ गईं। उस पल एक हार्दिक उत्साह उमड़ पड़ा, जिससे उसका गला भर आया। सफेद माइसीलियम से बना यह स्रोत प्रकार का विकास का कोकून ऐसा था मानो 5000 किलोग्राम भारी हो। लियू जी ने ऊपर देखा और पाया गाइस कई बड़े क्रिएटर्स इस डीप सीक ऐप से बैठा युवक खिलखिलाकर मुस्कुरा रहा था। कोई सृजन गुरु नहीं थे, इसलिए वे विकास के स्रोत प्रकार कोकून के कार्य को पूरी तरह से नहीं समझ सके। फिर भी लियू जी अंततः एक अनुभवी आत्मा क्यूई पेशेवर थे, और महसूस कर सकते थे कि जब उन्होंने एक स्रोत प्रकार की वस्तु प्राप्त की, तो वे इसका उपयोग कर सकते हैं या नहीं। लिन युआन ने देखा कि लियू जी ने आश्चर्य से अपनी आंखों को ऊपर देखा। विकास के कोकून को पकड़े हुए उसका हाथ बहुत खुशी के कारण थोड़ा कांप रहा था। बड़े एनिमेशन स्टूडियो का ऑफर जो मिला। लिन युआन ने तब लियू जी को विकास के स्रोत प्रकार के कोकून के उपयोग के बारे में समझाया। लियू जी ने सामने एक चमकदार मुस्कान के साथ इस युवा को यह कहते हुए सुना, बड़े भाई लियू, विकास का यह कोकून आपके लिए नहीं है। यह कीटों की रानी के लिए है कि वह इसे सिकोड़े और परजीवी बनाए। उस समय कीट रानी को बस उसे पोषक तत्व देने की जरूरत होती है, ताकि उसका ग्रेड और गुणवत्ता बेहतर हो सके। हर बार जब कोकून ऑन ऑफ इवोल्यूशन का ग्रेड बढ़ाया जाता है, तय रानी की क्षमता निर्णायकता एक बार बढ़ सकती है। लियू जी को बहुत पहले से पता था कि कीट रानी को अनुबंधित करने के बाद वह फय या स्रोत प्रकार की वस्तुओं को अनुबंधित नहीं कर सकता था। हालांकि जब उसे यह स्रोत प्रकार का कोकून ऑन ऑफ इवोल्यूशन मिला, तो उसने अप्रत्याशित रूप से पाया कि वह इसे अनुबंधित कर सकता है। यह लियू जी को आगे बढ़ने के लिए एक और रास्ता देने के समान था, भले ही उसके हाथ में मौजूद स्रोत प्रकार की वस्तु उसके लिए बहुत उपयुक्त थी या नहीं। हालांकि लियू जी की स्थिति ने उन्हें यह कहने के लिए अयोग्य बना दिया कि वे किसी घटिया चीज के बजाय उसके बिना रहना पसंद करेंगे। जब उसने मुस्कुराते हुए युवक की बातें सुनी, तो लियू जी को लगा कि उसके दिमाग में एक चमकदार आतिशबाजी फूट पड़ी है, जिससे एक बहुत ही सुंदर तैरता हुआ जीवन स्क्रॉल बन गया है। इस दुनिया में कोई भी उसे और कीट रानी को लियू जी से बेहतर नहीं जानता था। इसलिए वह अच्छी तरह से जानता था कि लिन युआन का क्या मतलब था, और उसके हाथों में विकास का यह कोकून क्या दर्शाता है। इसका अर्थ न केवल यह था कि कीट रानी अधिक शक्तिशाली बन सकती थी, बल्कि वह उसी मार्ग पर भी चल सकती थी जिसे उसने पहले चुना था। लियू जी की आंखों के कोने अचानक नम हो गए, और उसकी नाक के पंख पर बिना किसी निशान के गर्म आंसू की एक बूंद जैसे कि वह कभी वहां थी ही नहीं। 3 साल की खामोशी और निराशा के दौरान उसने कभी आंसू नहीं बहाए थे।
अगर इस दुनिया में कोई ऐसी चीज है जो लियू जी को रुला सकती है, तो वो खुशी के आंसू ही होंगे। लियू जी की आंखें कृतज्ञता से भरी थीं, लेकिन उन्होंने पहले की तरह धन्यवाद के शब्द नहीं कहे। जब वह बहुत ही कठिन परिस्थिति में था, तब इस युवक ने प्रकाश जलाया था और कीट रानी तथा उसे बचाया था। जब वे आसन्न खतरे में थे, जब वह फयस को बढ़ा रहा था, तो इस युवक ने मशाल जलाई और उसे मौका दिया। वह दोबारा वही गलती नहीं करेगा। जब उसने पहली बार स्वयं को नकारा था और उस मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास किया था जिसे उसने त्याग दिया था, तो इस युवा ने सूर्य को उदय किया था और उस मार्ग को प्रकाशित किया था जिसे वह पार नहीं कर सकता था, ताकि वह दृढ़तापूर्वक अपने स्वयं के चयन का अनुसरण कर सके और आगे बढ़ सके। उसे 2 बार नया जीवन देने की कृपा के लिए किसी भी तरह का आभार प्रकट करना पाखंड ही लगेगा। इसलिए लियू जी ने धन्यवाद के एक भी शब्द नहीं कहे। यह विश्वास था और वह अपने जीवन से उसका बदला चुकाना चाहता था। उसे उसका धन्यवाद क्यों करना था? लियू जी की राय में, चाहे वह भविष्य में कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए, यह केवल उसके सामने इस युवा की रक्षा के लिए ही होगा। लिन युआन मुस्कुरा रहा था और लियू जी भी। हालांकि लिन युआन मुस्कुरा रहा था क्योंकि इस स्रोत प्रकार के विकास के कोकून ने लियू जी को अपना दिल खोलने और रास्ते पर दृढ़ रहने में मदद की थी। दूसरी ओर लियू जी मुस्कुरा रहा था क्योंकि इसमें उसकी मौन कृतज्ञता और विश्वास था। लियू जी के साथ कुछ देर बैठने के बाद लिन युआन ने सेलेस्टियल सीढ़ी की ओर बढ़ने और अपने विरोधियों से जूझने की योजना बनाई। लियू जी ने जिस सेलेस्टियल स्टेयरवे द्वंद्व प्रारूप का उल्लेख किया था, उसकी घोषणा इस महीने के भीतर की जाएगी। लिन युआन अभी भी एक सेलेस्टियल स्टार था। अगर वह इस 2 पुरुष टीम प्रतियोगिता के लिए लियू जी के साथ 2 पुरुष दल बनाना चाहता था, तो उसे कम से कम इस महीने के भीतर सेलेस्टियल 12 स्टार तक पहुंचना था। युआन को यकीन नहीं हो रहा था कि वह सेलेस्टियल सीढ़ी पर सभी को हरा सकता है, क्योंकि उनमें से कई विशेषज्ञ थे। अगर उसका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से होता जो सेलेस्टियल सीढ़ी पर एक निश्चित तारे पर अटका हुआ था और प्रभाव के लिए लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था, भले ही लिन युआन के पास अब ट्रम्प कार्ड के रूप में गोल्ड आई फैंटेसी आई सोर्स सैंड था, तो भी उसे यकीन नहीं था कि वह सभी को हरा सकता है। वह किसी समय बहुत बुरी स्थिति में जा सकता था, लेकिन ऐसा होने की संभावना बहुत कम थी। लिन युआन को बस 11 मुकाबलों में हार से ज्यादा जीत हासिल करनी थी। इस बार उन्होंने स्टार वेब पर ब्लैक के रूप में लॉग इन किया और द्वंद्व युद्ध के लिए सीधे सेलेस्टियल सीढ़ी पर जाने के लिए तैयार थे। हालांकि वह यह नहीं जानता था कि एक क्रिएशन मास्टर के रूप में अपनी पहचान के साथ उसने जो स्टार वेब निजी क्षेत्र स्थापित किया था, वह उन गुटों के लिए हंसी का पात्र बन गया था जिन्होंने कल रात अपने निजी स्टार वेब क्षेत्रों की स्थापना की थी। वास्तव में अनुभवी गुट जो पहले से ही अपने स्टार वेब क्षेत्रों को स्थापित कर चुके थे, वे ठीक थे। अनुभवी गुटों के पास एक गहरी नींव थी और उनमें से अधिकांश ने केवल कम नींव वाले उभरते गुटों को तिरस्कृत किया। कुछ आधार वाले अधिकांश उभरते गुट बिना आधार वाले उभरते गुटों से घृणा करते थे। श्रेष्ठता की भावना के तहत पैदा की गई अवमानना की श्रृंखला ने उन उभरते हुए आधारहीन गुटों को सबसे नीचे पहुंचा दिया। हालांकि उन्हें अचानक एक ऐसा गुट मिल गया था जिसने अभी अभी स्टार वेब क्षेत्र स्थापित किया था। बिना किसी आधार के ये उभरते हुए गुट दौरा करने की सोच रहे थे। चाहे नए स्टार वेब गुट मजबूत हों या उनकी नींव गहरी हो, उभरते गुटों के लिए उनमें शामिल होना कोई नुकसानदेह नहीं था। अगर यह नया स्टार वेब गुट मजबूत होता, तो वे इसे एक अच्छी छाप बनाने वाला मानते। अगर नहीं, तो वे हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते थे। लिन युआन ने निजी गुट तक बाहरी पहुंच को अवरुद्ध नहीं किया। जब इन आधारहीन उभरते गुटों ने देखा कि लिन युआन के गुट का बाहरी स्वरूप उद्घाटन के समय अपरिवर्तित रहा, तो ऐसा लगा जैसे उन्होंने एक नया महाद्वीप खोज लिया हो और अंततः उन्हें अपनी अवमानना का लक्ष्य मिल गया हो। निजी स्टार वेब गुट क्षेत्रों का निर्माण अन्य गुटों के साथ अपनी नींव दिखाने के लिए एक प्रकार की कूटनीति थी। लिन युआन के नए स्थापित निजी गुट क्षेत्र को इन उभरते गुटों द्वारा श्रेष्ठता दिखाने के लिए बातचीत का विषय बनाया गया था। हालांकि उन उभरते गुटों ने लिन युआन के निजी गुट को गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार, यदि कुछ आधार वाले ये उभरते हुए गुट श्रेष्ठता की भावना प्राप्त करना चाहते हैं, तो वे बिना आधार वाले उभरते हुए गुटों से ऐसा कर सकते हैं।
यह ऐसा था जैसे कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति पर श्रेष्ठता पा सकता है जो थोड़ा कमतर हो, लेकिन जो व्यक्ति बहुत अधिक श्रेष्ठ हो, उसके लिए श्रेष्ठता का यह भाव बहुत कम होता। आखिरकार अंतर बहुत बड़ा था। लिन युआन का निजी गुट देहाती के बराबर है। श्रेष्ठता का ऐसा भाव तब भी था जब एक दूसरे के बीच का अंतर बहुत बड़ा नहीं था। अगर अंतर बहुत ज्यादा होता तो श्रेष्ठता का यह भाव दूरी के भाव में बदल जाता। जो गुट एक ही स्तर पर नहीं थे, वे अपनी ऊर्जा और संसाधनों के मामले में एक दूसरे से पूरी तरह से अलग थे। यही कारण था कि बिना आधार वाले ये उभरते हुए गुट अनुभवी गुटों की मान्यता प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सके। अनुभवी गुट उन्हें तुच्छ समझने की जहमत भी नहीं उठा सकते थे। यह कहा जा सकता है कि लिन युआन ने अपने निजी स्टार वेब गुट क्षेत्र की स्थापना के बाद कुछ भी नहीं किया था। चूंकि उन्होंने निजी क्षेत्र स्थापित करने के बाद दूसरे अधिकार का प्रयोग नहीं किया था, इसलिए उनका गुट उन उभरते हुए आधारहीन गुटों की नजर में एक देहाती बन गया था। हालांकि इससे उनके निजी गुट को भी काफी ध्यान आकर्षित करने का मौका मिला, जो तिरस्कार और जिज्ञासा से भरा था। आधारहीन इन उभरते गुटों को इस बात का पता नहीं था कि घाटी के कान से लीजेंड शपथ लिली का एक गमला, जिसके बारे में वे सोचने की भी हिम्मत नहीं करेंगे, उस देहाती में रखा गया था जहां वे प्रवेश नहीं कर सकते थे। लिन युआन को इस बात का पता नहीं था कि उसके स्टार वेबगुट के इलाके को देशी बदमाश के रूप में लेबल किया गया था। अगर उसे इस बारे में पता भी होता तो वह सिर्फ खुश होता। जब उन्होंने ब्लैक के रूप में स्टार वेब पर लॉग इन किया तो उन्होंने तियान निंगनिंग का एक संदेश देखा। तियान निंगनिंग, ब्लैक, मैंने सुना है कि सेलेस्टियल सीढ़ी एक नए प्रकार का सेलेस्टियल एक स्टार द्वंद्व प्रारूप जोड़ने जा रही है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि यह किस प्रकार का होगा। लिन युआन ने जब तियान निंगनिंग का संदेश देखा तो वह अपनी भौहें ऊपर उठाए बिना नहीं रह सका। लियू जी ने अभी जो कहा था उसके आधार पर सेलेस्टियल सीढ़ी पर नया 2v2 द्वंद्व एक समाचार था जो रेडियंट सेक्रेड हॉल में प्रसारित हुआ था। हालांकि यह कोई गोपनीय खबर नहीं थी, लेकिन लियू जी को इसके बारे में जानने में कुछ ही घंटे बीते थे। त्यान निंगनिंग ने पहले ही इस खबर को सुन लिया था, हालांकि यह पूरी तरह से विस्तृत नहीं थी। हालांकि स्टार वेब के विशेष स्तंभकार के रूप में त्यान निंगनिंग की पहचान ने उन्हें कुछ नवीनतम समाचार बहुत आसानी से प्राप्त करने की अनुमति दी। अब समय के हिसाब से त्यान निंगनिंग ने खबर सुनने के तुरंत बाद उसे बताया होगा। इससे लिन युआन को राहत मिली। स्टार वेब पर एक विशेष रिपोर्टर होना वास्तव में बहुत सुविधाजनक बात थी। तब से त्यान निंगनिंग लिन युआन का विशेष रिपोर्टर बन गया था। उसे केवल एक ही काम करना था, स्टार वेब पर सब कुछ त्यान निंगनिंग पर छोड़ देना था। जब वह सेलेस्टियल, तब उसका द्वंद्व वीडियो स्टार वेब की वीडियो लाइब्रेरी में रिकॉर्ड किया गया था। त्यान निंगनिंग ने द्वंद्व वीडियो की आय से संबंधित विभिन्न मामलों को संभालने में लिन युआन की मदद की थी, जिससे उसे बहुत परेशानी से बचाया गया था। लिन युआन ने त्यान निंगनिंग को उत्तर दिया, ब्लैक, मुझे पता है, मैं सेलेस्टियल स्टेयरवे द्वंद्व युद्ध से देखना चाहते हैं। जब त्यान निंगनिंग ने लिन युआन का जवाब देखा तो वह थोड़ी उलझन में पड़ गई और उसने अपने सिर के पीछे बंधी पोनीटेल को हिलाया। त्यान निंगनिंग को यह नहीं पता था कि ब्लैक का मुझे पता है वास्तव में उसके द्वारा कही गई बात के बारे में था या सेलेस्टियल सीढ़ी के द्वंद्व प्रारूप की खबर के बारे में था। त्यान निंगनिंग के अलावा स्टार वेब पर बहुत से लोग ब्लैक की पहचान के बारे में अटकलें लगा रहे थे। अगर ब्लैक सिर्फ एक साधारण स्पिरिट क्यूई पेशेवर था तो उसके पास इतने सारे उच्च गुणवत्ता वाले फे कैसे हो सकते थे? अपने फय के बीच स्रोत प्रकार की वस्तु का अनुबंध करना तो दूर की बात है। उच्च गुणवत्ता वाले स्रोत प्रकार सकी में वस्तुएं और उच्च गुणवत्ता वाले फय अलग-अलग थे। कोई व्यक्ति तैयार उच्च गुणवत्ता वाला X20 फय खरीद सकता था और उसे अनुबंधित कर सकता था। लेकिन उच्च गुणवत्ता वाले स्रोत प्रकार के जीवन रूप कक्षा 4 क्रिएशन मास्टर्स की क्षमता से संबंधित थे। ब्लैक की पहचान स्टार वेब पर कई लड़कियों के पति के रूप में बन गई थी। हालांकि ब्लैक हमेशा जीनियस के टूल ट्रांसफॉर्मेशन मास्क को पहने रहता था, लेकिन उसके कूल होने की गलत समझी गई आभा ने कई प्रशंसकों का ध्यान आकर्षित किया था जो दृश्यों की तलाश में थे। चूंकि ब्लैक की पहचान एक युवा के रूप में की गई थी, इसलिए उसके प्रशंसकों में ज्यादातर मां के प्रशंसक थे, जिनमें वे पुरुष मां प्रशंसक भी शामिल थे जो पागलपन से लिन युआन का समर्थन करते थे। त्यान निंगनिंग हैरान थी, लेकिन वह लिन युआन से ऐसा निजी सवाल नहीं पूछना चाहती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानती थी कि क्या कहना है और क्या नहीं। ब्लैक की एक्सक्लूसिव रिपोर्टर के तौर पर त्यान निंगनिंग हमेशा अपना काम बखूबी करती रही X20 है।
और ब्लैक की छवि और हितों को बनाए रखने की became पूरी कोशिश करती रही हैं। लिन युआन के अनुरोध पर उन्होंने ब्लैक के बारे में सारी खबरें सच सच बताईं। हालांकि जब उसने देखा कि ब्लैक का सेलेस्टियल स्टेयरवे पर द्वंद्व होने वाला है और उसने उससे पूछा कि क्या वह इसे प्रथम व्यक्ति के नजरिए से देखना चाहती है, तो वह तुरंत खुश हो गई और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे जवाब दे दिया, हाँ, मैं चाहता हूं, मैं सचमुच चाहता हूं। त्यान ने जवाब ने लिन युआन को हैरान कर दिया। प्रथम व्यक्ति परिप्रेक्ष्य के लिए केवल एक ही स्थान है, मैं आपको 3 स्थान नहीं दे सकता। लिन युआन ने सेलेस्टियल सीढ़ी पर एक प्रतिद्वंद्वी के साथ मुकाबला करना शुरू किया और त्यान निंगनिंग के साथ प्रथम व्यक्ति परिप्रेक्ष्य साझा किया। अगर स्टार वेब पर ब्लैक सबसे ज्यादा लोकप्रिय था, तो वह निस्संदेह ब्लैक का आधिकारिक फैन क्लब और आधिकारिक फोरम था। लेकिन स्टार वेब पर उसका तीसरा सबसे लोकप्रिय क्षेत्र निश्चित रूप से सेलेस्टियल स्टेयरवे का उपलब्धि मंच था। लगभग 20 दिन पहले जब स्टार वेब के अधिकारियों ने सेलेस्टियल स्टेयरवे के उपलब्धि मंच पर ब्लैक की आभासी छवि स्थापित की थी, तो इसने सेलेस्टियल स्टेयरवे को बंद कर दिया था। सेलेस्टियल स्टेयरवे हॉल एक ऐसी जगह थी जहां केवल सेलेस्टियल स्टेयरवे 50 स्टार और उससे ऊपर के विशेषज्ञ ही प्रवेश कर सकते थे। यहां तक कि उन सभी विशेषज्ञों की नजरें भी ब्लैक पर टिकी थीं। दिव्य सीढ़ी पर एक विशेष उपलब्धि प्राप्त करना, दिव्य सीढ़ी उपलब्धि मंच पर एक आभासी छवि स्थापित करना और दिव्य सीढ़ी पर मौजूद लोगों को पूजा करने की अनुमति देना कुछ ऐसा नहीं था जो आकस्मिक रूप से किया जा सकता था। पिछले 100 वर्षों में सेलेस्टियल एक स्टार उपलब्धि प्लेटफॉर्म पर केवल लगभग 200 आभासी छवियां थीं, जिनमें ब्लैक की छवि भी शामिल थी। एक विशेष उपलब्धि प्राप्त करना और उपलब्धि मंच पर एक आभासी छवि स्थापित करना ताकत का मतलब नहीं था। हालांकि जो आत्मा क्यूई पेशेवर ऐसा कर सकते हैं, उनके पास आम लोगों के लिए कुछ अप्राप्य होना चाहिए। सेलेस्टियल स्टेयरवे हॉल में ज्यादातर पुरानी पीढ़ी के कुछ विशेषज्ञ ही पाए जा सकते थे। ये विशेषज्ञ स्टार वेब पर होने वाली गपशप पर शायद ही कभी ध्यान देते थे और फोरम पर नहीं जाते थे या फैन क्लब में शामिल नहीं होते थे। असल में वे बिल्कुल बड़े भाई थे। अधिकांश गुट शीर्ष राजा श्रेणी के थे। इसलिए भले ही लिन युआन ने पहले मिलस्टोन टाउन की रक्षा की थी, लेकिन सेलेस्टियल सीढ़ी हॉल के इन विशेषज्ञों ने केवल उसके बारे में सुना था। हालांकि जब ब्लैक की आभासी छवि उपलब्धि मंच पर दिखाई दी, तो लिन युआन को सेलेस्टियल सीढ़ी हॉल के विशेषज्ञों की दृष्टि में चलने वाला माना गया। सेलेस्टियल स्टेयरवे हॉल के विशेषज्ञ लिन युआन के द्वंद्व रिकॉर्ड को देखकर अपनी जीभ चटकाने से खुद को नहीं रोक सके। सेलेस्टियल स्टेयरवे तक पहुंचने तक लगातार जीत। स्टार वेब में विशेषज्ञों की कमी नहीं थी। उनमें सीढ़ी पर अपराजित चढ़ सकते थे। वे अब तक लिन युआन को छोड़कर कभी नहीं दिखाई दिए थे। वास्तव में लिन युआन के लिए अब सेलेस्टियल सीढ़ी द्वंद्व युद्ध में भाग लेना एक अच्छा विकल्प नहीं था, क्योंकि चिमी अभी भी स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में फीनिक्स पर्चिंग चीनी पैरासोल ट्री पर सो रही थी। लिन युआन उसे बाहर बुलाकर लड़ने के लिए जगाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। इससे निस्संदेह उसके वंश की शुद्धि और उसकी गुणवत्ता को बढ़ावा मिल सकता था। भले ही उसे प्रभावित करने की संभावना 10,000 में से केवल एक ही क्यों न हो, लिन युआन ऐसा नहीं करेगा। उनके फे जिन्होंने हमलावर भूमिका निभाई थी, वे केवल चिमी, सोर्स सैंड, रेड थॉर्न और एसिड कोरोजन क्वीन भी थे। इस प्रकार वह सेलेस्टियल स्टेयरवे द्वंद्व युद्ध में हमला करने के लिए केवल रेड थॉर्न और एसिड कोरोजन क्वीन बी या सोर्स सैंड के संयोजन को ही चुन सकता था। लिन युआन के पास सोर्स सैंड था, लेकिन उसने कभी भी सेलेस्टियल स्टेयरवे द्वंद्व युद्ध में इसका इस्तेमाल नहीं किया था। पॉइजन ब्यूटी के साथ पिछले द्वंद्व के दौरान लिन युआन ने सोर्स सैंड का इस्तेमाल करके अंधेरे में अपने टॉडफे को बिना किसी की नजर में आए नियंत्रित किया था। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह गोल्ड आई फैंटेसी आई सोर्स सैंड को अपने ट्रम्प कार्ड के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था। हालांकि चूंकि वह सेलेस्टियल स्टेयरवे 12 स्टार तक पहुंचना चाहता था, इसलिए वह अब अपने सोर्स सैंड को छिपा नहीं सकता था। इसके अलावा उन्होंने इसे नियंत्रित वर्ग का 3 रसातल आयामी दरार के राक्षसों के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल किया था। उस लड़ाई में स्रोत रेत द्वारा बनाए गए जीवन के जाल ने कई आत्मा क्यूई पेशेवरों के जीवन को बचाया था। इसलिए इन साहसी लोगों को पता चला था कि लिन युआन ने एक ऐसे फे को अनुबंधित किया था जो बजरी में हेर फेर कर सकता था। उन साहसिक कारनामों के फैलने के बाद यह मामला रेडियंस फेडरेशन में भी एक बड़ी खबर थी। उसी समय ब्लैक के मंच
और प्रशंसक क्लब में लोग जोश से इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि आखिर वह कौन सा फी है जो बजरी में हेरफेर कर सकता है। लेकिन बहस अंतहीन थी और वे निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। वर्ग 3 के रसातल आयामी दरार से बाहर आए साहसी लोगों ने जो कहा था उसके आधार पर यह परी जो बजरी को नियंत्रित कर सकती थी संभवतः एक स्रोत प्रकार की वस्तु थी जो रक्षात्मक या सहायक भूमिका निभा सकती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इन साहसी लोगों को यह ठीक से पता नहीं था कि किस तरह का फी बजरी में हेरफेर कर रहा था। इसके बजाय यह स्रोत प्रकार के जीवन रूपों के बीच एक दुर्लभ मौलिक स्रोत प्रकार की वस्तु की तरह था। हालांकि उनकी राय अलग अलग थी और कोई निश्चित उत्तर नहीं था। लिन युआन की राय में, जिसे ट्रम्प कार्ड कहा जा सकता है, वह बाहरी लोगों के लिए पूरी तरह से अज्ञात होना चाहिए। केवल इस तरह से जब वह ट्रम्प कार्ड निकालता है तो अन्य लोग इसी तरह की सावधानी नहीं बरत सकते। चूंकि बाकी लोग उसके सोर्स सैंड के बारे में मोटे तौर पर जानते थे, इसलिए लिन युआन को लगा कि इसे उजागर करने में कोई बुराई नहीं है। इसके विपरीत लिन युआन को लगा कि अब अपने ट्रम्प कार्ड के रूप में सिल्वर आई फैंटेसी आई रेड थॉर्न को चुनना अधिक उचित होगा। हालांकि यह केवल सिल्वर आई फैंटेसी आई में था, लेकिन इसकी असली ताकत जंगल में थी जब इसे कई जीवन रूपों का सामना करना पड़ा। केवल तभी रेड थॉर्न अपनी पूरी शक्ति दिखा सकता था, जो कि डीमैटेरियलाइजर के समान था। कमजोर को केवल फूलों के समुद्र में खाद बनने और कुतरती हुई लताओं द्वारा क्रूरतापूर्वक खाए जाने का हक था। स्थल की सीमाओं के कारण रेड थॉर्न सेलेस्टियल सीढ़ी द्वंद्व में अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं था। केवल एक सीमित प्रभाव था, और यह नियंत्रण प्रभाव भी स्रोत रेत के साथ ओवरलैप हुआ। यदि वे एक ही स्तर पर थे, तो लाल कांटे के फूलों के समुद्र का नियंत्रण प्रभाव स्रोत रेत के नियंत्रण प्रभाव से अधिक होगा। वर्तमान में सोर्स सैंड रेड थॉर्न से एक ग्रेड अधिक था, इसलिए इसका नियंत्रण प्रभाव अधिक मजबूत था। इसलिए लिन युआन ने अपने काल्पनिक नस्ल रेड थॉर्न को, जिसने एक क्रांतिकारी परिवर्तन का अनुभव किया था, अपने छिपे हुए ट्रम्प कार्ड के रूप में रखने का इरादा किया। वह उस स्रोत रेत का खुलासा करेगा जिसके बारे में अनुमान लगाया गया था, लेकिन अभी तक निर्णायक नहीं हुआ था। अगर वह इसका खुलासा नहीं करता, तो लिन युआन को यकीन नहीं था कि वह सेलेस्टियल सीढ़ी 12 सितारों तक पहुंच पाएगा या नहीं। सेलेस्टियल सीढ़ी द्वंद्व के दौरान लिन युआन ने सोर्स सैंड का उपयोग करके 3 द्वंद्ववादियों को आसानी से हरा दिया और सेलेस्टियल 1 स्टार से सेलेस्टियल 4 स्टार तक पदोन्नत किया गया। उसकी हर लड़ाई इतनी तेज थी कि तियान निंगनिंग को लड़ाई खत्म होने से पहले यह भी ठीक से पता नहीं चल पाता था कि क्या हो रहा है। वह सिर्फ लिन युआन के कफलिंग से एक एम्बर रंग की चीज जमीन पर गिरती हुई देखती थी। फिर 1 मिनट के भीतर ही विरोधियों और उनके बुलाए गए परियों के पैरों के नीचे रेत का एक भंवर उभर आता। त्यान निंगनिंग बहुत उत्साहित थी। वह पहले से ही सोच रही थी कि उसे अगला युद्ध रिकॉर्ड कैसे लिखना चाहिए। वह पहले ही तय कर चुकी थी कि ब्लैक बजरी को क्यों नियंत्रित कर सकता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने एक मौलिक स्रोत प्रकार के जीवन रूप से अनुबंध किया था। हालांकि उन्होंने स्टार वेब द्वंद्वों में कभी इसका खुलासा नहीं किया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह स्रोत प्रकार का जीवन रूप निस्संदेह सबसे मजबूत कार्ड था जिसे ब्लैक ने अब तक प्रकट किया था। उस लड़ाई के कुछ ही मिनटों के भीतर तियान निंगनिंग ने पाया कि दलदली भूमि जिससे मुक्त होना कोई कठिन काम नहीं था। एक बार जब आत्मा क्यूई पेशेवर और फय के पैर फंस गए, तो यह सबसे निर्दयी जगह होगी। उनकी दयनीय चीखें और विलाप ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने अमानवीय दर्द का अनुभव किया हो। फिर भी चीखें केवल एक पल के लिए ही रहेंगी और लिन युआन सीधे सेलेस्टियल सीढ़ी द्वंद्व युद्ध जीत जाएगा। इससे स्टार वेब की जानकार रिपोर्टर तियान निंगनिंग इस मौलिक जीवन रूप को स्पष्ट रूप से देखने में विफल हो गई, जिसे लिन युआन ने हेर फेर किया था और कैसे उसने विरोधी आत्मा क्यूई पेशेवरों और फैयस के जीवन को छीन लिया था। फिर भी त्यान निंगनिंग समझ गई कि यह एक ही वार में मार गिराया गया था। अन्यथा लिन युआन उस क्षण नहीं जीत पाता जब दयनीय चीखें गायब हो जाती। चूंकि लिन युआन आकाशीय सीढ़ी पर एक उच्चतर तारे तक पहुंचना चाहता था, इसलिए उसने लड़ाई करते समय कोई बाधा नहीं डाली। जब तक स्रोत रेत के क्विकसैंड भंवर ने आत्मा क्यूई पेशेवर और फय को नियंत्रित किया, तब तक फेरोमैंगनीज चेन ब्लेड तुरंत रेत के समुद्र से उभर आएंगे और विरोधियों के पैरों को जंजीरों से बांध देंगे। तो आत्मा क्यूई प्रोफेशनल और फे पीली रेत में डूब जाती,
तो उसके भीतर छिपी हुई फेरोमैंगनीज चेन ब्लेड जंजीरों से उलझे पैरों को जकड़ने और दबाने में संकोच नहीं करती। उसी समय सोर्स सैंड की ग्रेवल स्पिरिट एक्सेप्टेंस की हार्ट पेनेट्रेटिंग आयरन लाइन जो प्लैटिनम 3 फ्लॉलेस एफ के बराबर थी, रेत के समुद्र में एक अदृश्य दानव के समान थी, जो अदृश्य रूप से स्पिरिट क्यूई पेशेवरों और फे के जीवन की कटाई कर रही थी। 3 दिव्य सीढ़ी द्वंद्वों के बाद लिन युआन को बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हुई। यह कहना जरूरी था कि भले ही वह अब सेलेस्टियल 4 स्टार तक पहुंच गया हो, लेकिन उसके साथ मैच किए गए स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल्स ने भी प्लैटिनम फे को नहीं बुलाया था। लिन युआन ने अब तक जिस सबसे मजबूत फे का सामना किया था, वह केवल गोल्ड वीआईमी फ्लॉलेस था। उनका गोल्ड आई फैंटेसी आई सोर्स प्लैटिनम फे की कद तक पहुंच गया था। इसलिए उनकी वर्तमान लड़ाई एक विनाशकारी द्वंद्व के समान थी। इस द्वंद्व युद्ध को जीतने के बाद वह दिव्य 5 सितारों तक पहुंच गया। जैसे ही लिन युआन अगले द्वंद्व के लिए तैयार हुआ, जिस व्यक्ति के साथ उसका मुकाबला हुआ, उसने उसे आश्चर्य में अपनी भौहें ऊपर उठाने पर मजबूर कर दिया। युआन को उम्मीद नहीं थी कि जब उसका सेलेस्टियल 5 स्टार विरोधियों के साथ मुकाबला होगा, तो जिस व्यक्ति से उसका मुकाबला होगा वह कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे वह जानता है। वह पॉइजन ब्यूटी थी, जिससे वह पहले सेलेस्टियल स्टेयरवे प्रमोशन द्वंद्व युद्ध के दौरान मिला था। हालांकि सेलेस्टियल स्टेयरवे पर अधिकांश स्पिरिट क्यूई पेशेवर अब गिल्ड क्लबों में शामिल हो गए थे और मुख्य टीमों या रिजर्व टीमों के सदस्य बन गए थे। अब इस टूर्नामेंट की शुरुआत हो चुकी थी। गिल्ड क्लबों में शामिल होने वाले ये सेलेस्टियल स्टेयरवे विशेषज्ञ आमतौर पर अपनी ऊर्जा प्रतियोगिता और समूह प्रशिक्षण में लगाते थे। सेलेस्टियल सीढ़ी पर निश्चित रूप से कई लोग थे जो अभी तक किसी गिल्ड क्लब में शामिल नहीं हुए थे, और लिन युआन को आश्चर्यजनक रूप से पॉइजन ब्यूटी के साथ जोड़ा गया था। यह कहा जा सकता है कि वे भाग्यवान थे। लिन युआन का पॉइजन ब्यूटी के साथ मिलान होने के बाद उसने मुखौटे के पीछे अपनी भौहें हल्के से ऊपर उठाईं और कोई और प्रतिक्रिया नहीं की। जब तक लिन युआन ने अपना चांदी का मुखौटा पहना हुआ था, कोई भी उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति नहीं देख सकता था, भले ही उसके चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति थी। भाई फ्रिज से अपना फोन प्रतिद्वंद्वी के निकाल साथ के बाद पॉइजन ब्यूटी ने तुरंत अपने प्रतिद्वंद्वी की जानकारी की जांच नहीं की। इसके बजाय उसने हवा से कहा, आपकी सुंदरता अनंत उत्पात पर है। लाइव स्ट्रीमिंग रूम में वे भाई, जब से मैंने सेलेस्टियल सीढ़ी चढ़ना शुरू किया है, अब प्रमोशन द्वंद्व युद्ध में नहीं फंसता। आप लोग पहले जितना पुरस्कृत नहीं कर रहे हैं, जल्दी करो। सब लोग मुझे अब एक सुपर पावर गोली इनाम में दो। मैं ऐसा करने वालों में से एक व्यक्ति को इनाम के तौर पर चुनूंगा, जिस पर 1 महीने तक बोलने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। पॉइजन ब्यूटी के लाइव स्ट्रीमिंग रूम में मौजूद दर्शकों ने उसके साथ बातचीत की, भले ही वह सेलेस्टियल सीढ़ी द्वंद्व में से नहीं देख सकी। परिवार में कौन छोटा है? कुछ मत बोलो। मैं तुम्हारा समर्थन करता हूं जहर सुंदरी, लेकिन मैं अगली बार सुपर पावर की गोली जरूर इनाम में दूंगा। ईर्ष्यालु मैं तुम्हें बड़ा मुंह देकर पुरस्कृत करूंगा। उस पर चढ़ो। लो की पेज बॉय। सच बताऊं तो मैं जिन स्टार वेब लाइव स्ट्रीमर्स को फॉलो करता हूं, उनकी गुणवत्ता बहुत कम है। हार्डबॉर्न माइरियड फेज, मैं भोजन के लिए लिटिल पॉइजन के लाइव स्ट्रीमिंग रूम में आया था। ब्लड रेड टैंगो, क्या तुम लोगों ने ध्यान दिया है कि विपरीत दिशा में कौन है? यह नरसंहार होगा। दोनों आंखों से हरी रोशनी। अरे, जहरीली सुंदरता वास्तव में ब्लैक से मिल गई है। ब्लैक, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारा उत्साहवर्धन करूंगी। लाइव स्ट्रीमिंग रूम में पॉइजन ब्यूटी के अनंत अनियंत्रित शब्दों के बाद उसने अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर देखा, जिसके साथ उसका मुकाबला हुआ था, और कहा, आउच, आउच, आउच। पॉइजन ब्यूटी ने बहुत ही अजीब लहजे में कहा, इसमें बहुत सी अनकही कहानियां थीं। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे एक हताश लड़की जिसका एक बदमाश 30 मीटर तक पीछा कर रहा था, छोटी सी नदी के पास आकर अपनी जान देने के लिए तैयार थी। लेकिन पल ऐसा लगा जैसे उसे एहसास हो गया कि बदमाश गायब हो गया है, और उसे एहसास हुआ कि उस नदी में अनगिनत सोने के सिक्के हैं। वह 10% डरी हुई थी, 20% अपने दांत पीस रही थी, 30% उत्साहित थी और 40% अधीर थी। जहर सुंदरी ने लिन युआन को देखा और कहा, काले, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे भूल नहीं पाओगे। तुम मुझसे इतनी जल्दी फिर से मिल रहे हो। लिन युआन को लगा कि मुखौटे के पीछे उसका चेहरा फटने वाला है। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि जहर सुंदरी क्या कह रही थी, और यह बात उसे अजीब क्यों लग रही थी। इस आंटी के चेहरे पर क्या भाव है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वह किसी को खा जाएगी? जल्द ही उसकी कलाई पर कफलिंग से एक एम्बर बटन के आकार की चीज जमीन पर गिर गई।
ये बिना किसी लहर के क्विकसैंड में बदल गई और नीचे जमीन में धंस गई। सभी का ध्यान ब्लैक के चेहरे पर लगे चांदी के मुखौटे पर था, इसलिए किसी ने भी इस दृश्य पर ध्यान नहीं दिया। एम्बर बटन के आकार का सोर्स सैंड चुपके से रेत बनाना शुरू कर चुका था। जब पॉइजन ब्यूटी ने बोलना समाप्त किया, आँख किया, तो उसके लाइव स्ट्रीमिंग रूम में तुरंत टिप्पणियों की बाढ़ आ गई। 2000 के बाद पैदा हुआ बूढ़ा आदमी, आह, मैं लिटिल पॉइजन की लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा हूं और वास्तव में ब्लैक के साथ उसका द्वंद्व देखा। उनका किस तरह का दिव्य भाग्य है। सॉफ्ट डायमंड। ऊपर टिप्पणी करने वाले, क्या आप एक सीपी बनाने की कोशिश कर रहे हैं? आप एक निर्दयी व्यक्ति हैं। छाया, अरे, क्या आंटी पॉइजन उसे खाने वाली हैं? 3 वर्षीय जी, पॉइजन ब्यूटी बहुत आक्रामक है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं उससे ऑफलाइन मिलना चाहता हूं। वह मुझे ऐसे चिढ़ाने वाले शब्द क्यों नहीं कहती? ट्रैवर्स और क्रेविस, क्या तुम उसके दूषित टोट द्वारा पेट में निगले जाना चाहते हो? तुम उससे मिलने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? आपकी आंखों में गिरना। दया पर शासन करने के लिए एक क्लिक और निराशा को दफनाने के लिए एक क्लिक। जहर सौंदर्य पूर्वज शांति की इच्छा से दंडित होने की प्रतीक्षा करे। छोटा छात्र डरा हुआ है। भाड़ में जाओ, जहरीली सुंदरता। हमारे काले बालों को छोड़ दो। हम पुरुष मामा प्रशंसक इस परेशानी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं नाराज हूं। यदि यह कहा जाए कि सभी द्वंद्ववादियों को सेलेस्टियल सीढ़ी पर बहुत अधिक ध्यान मिला, तो वीडियो लाइब्रेरी में लिन युआन के वीडियो की संख्या ने निस्संदेह उसके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले ध्यान की भारी मात्रा को कम कर दिया था। यह कहा जा सकता है कि उसने सेलेस्टियल सीढ़ी पर हुए कुछ मुकाबलों में आसानी से जीत हासिल कर ली थी और वे बिल्कुल भी रोमांचक नहीं थे। हालांकि सेलेस्टियल स्टेयरवे वीडियो लाइब्रेरी में ब्लैक की लोकप्रियता बहुत अधिक थी, किशोर प्रशंसकों और मामा प्रशंसकों ने इसे देखने के लिए बार बार भुगतान किया और लोकप्रियता हासिल की। कई माँ प्रशंसकों के लिए धन्यवाद। लिन युआन का सेलेस्टियल 0 स्टार से 1 स्टार तक का मुकाबला वीडियो सेलेस्टियल सीढ़ी वीडियो लाइब्रेरी में शीर्ष 10 सबसे लोकप्रिय तक पहुंच गया था। यद्यपि इसमें रोटेशन था, लेकिन उनमें से अधिकांश में रेडियंस 100 सीक्वेंस के सदस्यों और सेलेस्टियल स्टेयरवे हॉल के विशेषज्ञों के द्वंद्व वीडियो का बोलबाला था। ब्लैक की इंस्टाकिल विजय द्वंद्व वीडियो ऐसी ही रैंकिंग पर दिखाई दी थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह बहुत अचानक हुआ था। सामान्य ज्ञान के आधार सीखने लायक माना जाता है, जिसमें बराबरी का अंतर हो और जीत मामूली अंतर से हो। सेलेस्टियल स्टेयरवे विशेषज्ञ के द्वंद्व युद्ध वीडियो को देखना सस्ता नहीं था, क्योंकि हर बार देखने के लिए एक बार भुगतान करना पड़ता था। इसे खरीदने और बार बार देखने के लिए भुगतान करने जैसी कोई बात नहीं थी। इसने ब्लैक के प्रशंसकों की लड़ाकू शक्ति को भी बहुत हद तक साबित कर दिया। अकेले इस आधार पर यह देखने के लिए पर्याप्त था कि स्टार वेब पर ब्लैक कितना लोकप्रिय था। लिन युआन ने पहले जिन विरोधियों से लड़ाई की थी, वे मेजबान नहीं थे, इसलिए वे द्वंद्व युद्ध पर तुरंत ध्यान आकर्षित नहीं कर सके। हालांकि द्वंद्व समाप्त होने के तुरंत बाद सेलेस्टियल स्टेयरवे वीडियो लाइब्रेरी में वीडियो सिंक्रोनाइजर हो गया। इससे प्रशंसकों को, जो रोजाना ब्लैक के द्वंद्व वीडियो देख रहे थे, पता चला कि ब्लैक उस समय सेलेस्टियल स्टेयरवे द्वंद्व में पागल था और उसने लगातार 4 द्वंद्व जीते थे। ब्लैक की सेलेस्टियल स्टेयरवे वीडियो लाइब्रेरी में उन 4 द्वंद्व युद्ध वीडियो को देखकर उनके प्रशंसकों की आंखें चमक उठीं। उनके लिए सबसे रोमांचक बात स्टार वेब पर ब्लैक के द्वंद्व युद्ध देखना नहीं था। यह उस फय को देखने का मौका था जिसका इस्तेमाल ब्लैक ने अपने पिछले स्टार वेब द्वंद्वों में कभी नहीं किया था, जिसके बारे में अफवाह थी कि वह बजरी में हेर फेर करने में सक्षम है। किसी व्यक्ति के बारे में कुछ ऐसा है जो अतिरिक्त ध्यान आकर्षित कर सकता है, तो वह निस्संदेह उनकी ताकत, पहचान, प्रसिद्धि, धन और दृश्य है। चाहे वह कोई भी हो, यह किसी के लिए बेहद शक्तिशाली आकर्षण पैदा कर सकता है। लेकिन ऐसी चीजों का आकर्षण किसी आकर्षण के सामने पीछे छूट जाता है। यह आकर्षक चीज जिसे लोग बिना रोके नहीं रह सकते थे, निस्संदेह रहस्यमयता का भाव था, जिसे ब्लैक लगातार दिखा रहा था। एक वीर युवक जिसने पहले भी अपनी जीत के सिलसिले के कारण स्टार वेब पर सनसनी मचा दी थी, उसने वास्तव में अपने सबसे मजबूत परी का उपयोग किए बिना ही ऐसा द्वंद्व रिकॉर्ड हासिल कर लिया था। इसके अलावा कोई भी इस बात पर आश्वस्त नहीं था कि रेत को नियंत्रित करने वाला यह परी ब्लैक का सबसे शक्तिशाली परी था। स्टार वेब पर यह खबर तेजी से फैली, दोपहर के समय तो बिल्कुल नहीं, जब वहां बहुत से लोग थे। इसलिए जब ब्लैक का सामना पॉइजन ब्यूटी से हुआ, तो यह खबर तुरंत उसके लाइव स्ट्रीमिंग रूम से फैल गई। ब्लैक के बहुत सारे प्रशंसक पॉइजन ब्यूटी के लाइव स्ट्रीमिंग रूम में चले गए, जिसके कारण इसकी पिछली सीमा टूट गई और यह एक नई संख्या तक पहुंच गया।
वास्तव में यह कहना उचित था कि भले ही स्टार वेब पर खबर तेजी से फैली हो, लेकिन इसकी गति इतनी तेज नहीं होनी चाहिए थी। इसकी इतनी तेजी का कारण यह था कि ब्लैक और पॉइजन ब्यूटी के अंतिम द्वंद्व के बाद ब्लैक के कुछ प्रशंसक उसके लाइव स्ट्रीमिंग रूम में घुस गए थे और उसके विरोधी प्रशंसक बन गए थे। उसके बाद पॉइजन ब्यूटी के विरोधी होने के बावजूद वे उसे पसंद करने लगे। इसलिए जब उनके पास आमतौर पर कुछ नहीं होता, तो वे पॉइजन ब्यूटी के लाइव स्ट्रीमिंग रूम में और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग देखते। यद्यपि मूलतः कोई भी टीम पॉइजन ब्यूटी को उसके परियों के कारण स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए वह कभी भी टीम लड़ाई में शामिल नहीं हुई थी। फिर भी वह स्टार वेब पर अपने एकल द्वंद्वों की लाइव स्ट्रीमिंग में बहुत मेहनती थी। स्टार वेब ड्यूएल होस्ट आमतौर पर औसतन एक दिन में 5 या 5 घंटे लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। लेकिन पॉइजन ब्यूटी एक दिन में 12 घंटे तक भी लाइव स्ट्रीमिंग कर सकती है। इसके अलावा पॉइजन ब्यूटी 12 घंटे तक लाइव स्ट्रीमिंग कर सकती है। लाइव स्ट्रीमिंग में एक कलाकार की तरह अपना काम कर रही थी। समय पर वह लाइव स्ट्रीमिंग रूम में दर्शकों को गुस्से में डांटती और यहां तक कि उन्हें बोलने से भी रोक देती। पॉइजन ब्यूटी के सबसे बड़े योगदानकर्ता प्रशंसक ने सैकड़ों हजारों रेडियंस डॉलर का इनाम दिया था, इस उम्मीद में कि वह उसके द्वंद्व को तोड़ सकेगी। हालांकि कुछ सवाल पूछने के बाद, जिन्हें वह मन मानती थी, उसने वास्तव में सबसे अधिक योगदान देने वाले प्रशंसक को गुस्से में डांटा। सभी प्रकार की हरकतों ने उसे और अधिक घृणित और लोकप्रिय बना दिया। हालांकि उनकी पिछली लाइव स्ट्रीमिंग काफी आनंददायक और कुछ पुराने प्रशंसकों ने उन्हें देखना पसंद किया था, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग रूम में उनकी गतिविधियां निश्चित रूप से अब जितनी प्रभावशाली नहीं थीं। पॉइजन ब्यूटी ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि लिन युआन के साथ पिछले द्वंद्व के दौरान उसने कुछ अनर्गल शब्द कहे थे और ब्लैक के प्रशंसकों की उस पर नजर थी। तो वह थोड़ी परेशान हुई, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे अचानक पता चला कि घृणास्पद होने के कारण उसे अधिक ध्यान मिल रहा है और वह लोकप्रिय भी हो गई है। इस बात सुंदरी ने अपनी प्रकृति को उन्मुक्त कर दिया, जैसे लगाम से बेदखल जंगली घोड़ा कभी भी ईमानदारी के मार्ग पर वापस नहीं आता। जैसे ही लिन युआन ने पॉइजन ब्यूटी के एंडी ने अपनी मर्जी से काम लिया वाले भाव को देखा, वह बोलना भूल गया। कोई उससे बात कर रहा था और यह वही प्रतिद्वंद्वी था जिसका सामना उसने ले किया था। इसलिए लिन युआन को उसका अभिनंदन करना चाहिए। हालांकि वह नहीं जानता था कि आंटी पॉइजन ने जो कहा था उसे कैसे समझा जाए। जब पॉइजन ब्यूटी ने देखा कि ब्लैक को उसकी कोई परवाह नहीं है, तो वह बिल्कुल भी चिंतित और निराश नहीं हुई। अब उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ब्लैक के साथ पहले की तरह बातचीत कर पाएगी, क्योंकि वह एक अभिनेत्री होने का सही मतलब समझ चुकी थी। यदि पॉइजन ब्यूटी पहले से ही समझती थी कि एक अच्छी अभिनेत्री के लिए शानदार अभिनय कौशल की आवश्यकता होती है, और जब उसका प्रतिद्वंद्वी उसके साथ एक दृश्य में अभिनय कर रहा हो, तो उसे अपने अभिनय कौशल को पूरी तरह से उजागर करना होता है। तो अब उसे लगा कि एक सच्ची अभिनेत्री को अभिनय करते समय खुद दृश्य अभिनय करने में सक्षम होना चाहिए। यहां तक कि जब कोई व्यक्ति अकेले अभिनय कर रहा होता है, तो उसे दो लोगों के अभिनय कौशल की तुलना करने जैसा एहसास पैदा करने में सक्षम होना चाहिए। ऐसे अभिनेता को एक अच्छा अभिनेता कहा जा सकता है। अभिनेताओं को ओपेरा मंडली के नाटक को अकेले गाने में सक्षम होना चाहिए। विश सुंदरी ने पिछली बार की तरह फिर से अपना हाथ उठाया और अपने परियों को बुलाया। लिन युआन को एहसास हुआ कि ये परी अभी भी वैसी ही थीं जैसी तब थीं जब उसने उसके खिलाफ पहले लड़ाई लड़ी थी। वह बिल्कुल भी नहीं सुधरी थी। ये अभी भी गोल्ड नो एलीट इल्यूजरी मिस्ट वेस्टर्न जैकडॉ, गोल्ड सैट फ्लॉलेस पॉइजन वीविंग डार्क स्पाइडर पादे, सिल्वर एक्स एलीट कैरियन पैरासोल मशरूम एंड सिल्वर एक्स एलीट टेंटेड टॉड था। अपने परियों को बुलाने जैसे ही उसे यूज किया मुझे 1000 मिल गए और जैसे ही कुकर से ब्लैक, मुझे पता है कि तुम मुझसे चूक गए। अन्यथा जब मैं किसी के खिलाफ मैच कर रही थी तो तुम मेरे साथ मैच नहीं करते। ब्लैक, मुझे जल्दी बताओ कि क्या तुम भी मेरे लाइव स्ट्रीम रूम में शामिल हुए हो और चुपके से मुझे देख रहे हो। उन्होंने ये साबुन डाल के कुछ को आकर्षित करने के लिए कहीं। केवल तभी जब उस पर ध्यान दिया जाता था, वह अधिक पैसे कमा सकती थी। इसी के दौरान पॉइजन वीविंग स्पाइडर की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। वह अपने पैसों से अपने पॉइजन वीविंग स्पाइडर को गोल्ड 7 एपिक में बढ़ाना चाहती थी और उसने लगभग पैसे बचा लिए थे। जैसे ही पॉइजन ब्यूटी ने ये शब्द कहे, उसके लाइव स्ट्रीमिंग रूम में बैठे दर्शक भड़क गए। जब लिन युआन ने जहर सुंदरी के शब्द सुने, तो उसके मुंह के कोने फड़कने से बच नहीं सके। उसने असहाय होकर उत्तर दिया, आंशिक मृत्यु का विलोम शब्द क्या है? लिन युआन ने पॉइजन ब्यूटी को प्रतिक्रिया करने का पर्याप्त समय नहीं दिया। पॉइजन ब्यूटी के लाइव स्ट्रीमिंग रूम में
दर्शकों को केवल एक युवा की मधुर, स्पष्ट आवाज सुनाई दी। उसकी गहरी और आकर्षक आवाज लोगों को लंबे समय तक पीछे देखने में सक्षम लग रही थी। X23 हालांकि ब्लैक के प्रशंसक लाइव स्ट्रीमिंग रूम में पॉइजन ब्यूटी की निंदा कर रहे थे, लेकिन Rumors वहां मौजूद दर्शक, विशेषकर ब्लैक की मां के प्रशंसक, उत्साहित हो गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि ब्लैक ने स्टार वेब की वीडियो लाइब्रेरी में मौजूद अपने किसी भी वीडियो में एक शब्द भी नहीं बोला था। ऐसा कहा जाता है कि ब्लैक और पॉइजन ब्यूटी के द्वंद्व के दौरान उसने उसके साथ मौखिक संवाद भी किया था। हालांकि नहीं किया गया था। नतीजतन द्वंद्व के बाद ब्लैक के केवल शब्द सेलेस्टियल स्टेयरवे वीडियो लाइब्रेरी में रिकॉर्ड किए गए थे। इसे स्टार वेब पर ब्लैक की एकमात्र ऑडियो सामग्री माना जाना चाहिए। सब अच्छा। पॉइजन ब्यूटी को अब अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अभी कुछ ही मिनटों में एक स्क्रिप्ट बनाने के लिए अपने दिमाग पर जोर दिया था और पूरी तरह से सोचा था कि वह नहीं की थी कि ब्लैक बोलेंगे। वह क्या करने जा रही है, वह बाद में कैसे बोलने जा रही है, खुद में ड्रामा कैसे जोड़ेगी, अभिनय को बेहतर कैसे बनाएगी और साथ ही अपनी खुद की निर्देशित स्क्रिप्ट को चरमोत्कर्ष तक कैसे पहुंचाएगी। हालांकि पॉइजन ब्यूटी ने कभी उम्मीद जो कि उनकी अपनी स्क्रिप्ट के समान नहीं था। क्या ब्लैक अलग नहीं है? क्या वह शब्दों का अच्छा प्रयोग नहीं करता? उसने बात क्यों की? पॉइजन ब्यूटी, जो अपने मन में एक योजना बनाई थी, ब्लैक का सवाल सुनने के बाद बहुत देर तक कोई जवाब नहीं दे सकी। वह खुद को थोड़ा घबराए बिना नहीं रह सकी और पूछ बैठी, आंशिक मृत्यु का विलोम शब्द क्या है? उसने फिर से उस युवक की ठंडी आवाज सुनी। सभी जीवित हैं। लेकिन उसके बाद पॉइजन ब्यूटी का हिंसक स्वभाव तुरंत सामने आ गया। क्या मेरा मजाक उड़ाया गया है? उसे केवल यह महसूस हुआ कि उसके दांत कड़े हो गए हैं और उसे राहत देने के लिए उसे अच्छे से काटने की जरूरत है। पॉइजन ब्यूटी, जो बहुत लंबे समय से स्टार वेब होस्ट थीं, अपने लाइव स्ट्रीमिंग रूम में दर्शकों की प्रतिक्रियाओं के बारे में पूरी तरह से सोच सकती थीं। हालांकि एक अनुभवी अभिनेत्री के रूप में उन्हें लगा कि उनका अपमान किया गया है, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि ऐसी स्थिति उनके लाइव स्ट्रीमिंग रूम के लिए फायदेमंद थी। ये पूरी तरह से लोकप्रियता की एक बड़ी लहर ला सकती थी। ब्लैक के साथ पिछले मुकाबले से मिली लोकप्रियता पिछले करीब 2 महीनों में लगभग गायब हो गई थी। अब ब्लैक से फिर से भिड़ने से निस्संदेह उसके लाइव स्ट्रीमिंग रूम में लोकप्रियता की एक और लहर आएगी और उसे अपनी पिछली लोकप्रियता का पूर्वाभास भी हो सकता है। इस बार ब्लैक की वजह से उनकी लोकप्रियता में और भी इजाफा होने वाला था। पॉइजन ब्यूटी सोच रही थी कि अगर उसमें अभिनेत्री के गुण नहीं होते तो वह शायद खुशी से कांप उठती। ऐसा इसलिए क्योंकि वह जानती थी कि ब्लैक से दोबारा मिलना पिछली बार से बिल्कुल अलग था। जब पिछली बार मेरा मुकाबला ब्लैक के साथ हुआ था तो वह केवल सेलेस्टियल स्टेयरवे प्रमोशन द्वंद्व में था, इसलिए इसे सेलेस्टियल स्टेयरवे वीडियो लाइब्रेरी में संग्रहित नहीं किया गया था। लेकिन अब यह द्वंद्व निस्संदेह वहां संग्रहित किया जाएगा। ब्लैक की लोकप्रियता को देखते हुए यदि उनके पुरुष मात्र प्रशंसक इस वीडियो को स्टार वेब वीडियो लाइब्रेरी के शीर्ष 10 सर्वाधिक लोकप्रिय वीडियो में शामिल कर लेते हैं, तो क्या यह मेरे भी शीर्ष 10 में शामिल होने के समान नहीं होगा? चाहे मैं जीतूं या हारूं, मेरे पास यह मौका रहेगा क्योंकि मेरा मुकाबला ब्लैक से है। लिन युआन का आदेश दे रहा था जब जहर सौंदर्य ने कहा, काला, पिछली बार ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं तुम्हारे घातक प्रहार से बच नहीं पाया था। मैं इस बार इतनी लापरवाह नहीं रहूंगी। क्यों ना हम 5 मिनट बाद शुरू करें? अगर आप विशेषज्ञ हैं तो मैं तैयार हो जाऊंगा। उसके Really? बाद ही हम आमने सामने होंगे। जहर सौंदर्य की बातें सुनकर लिन युआन को केवल यही लगा कि वह पागल हो गई है। स्टार वेब द्वंद्व कोई बच्चों का खेल नहीं था। हार और जीत के बीच यह आसान लग सकता है, लेकिन यह वास्तव में जानबूझकर की गई योजना का परिणाम था। यह ठीक वैसा ही था जैसे पिछले द्वंद्व युद्ध के दौरान पॉइजन ब्यूटी ने समय की कमी को लेकर बहुत कुछ कहा था ताकि उसके फये अपनी संरचना को फैला सकें। लिन युआन ने पिछले द्वंद्व में कोई कदम नहीं उठाया था, लेकिन हमला करने से पहले जहर सौंदर्य के ऐसा करने का इंतजार किया। उस समय जहर सौंदर्य को महत्वपूर्ण क्षण पर नियंत्रित करने के लिए उसे जमीन के नीचे बड़ी मात्रा में बजरी बनाने के लिए सोर्स सैंड की जरूरत थी। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता था कि यह केवल चिमी का ही काम था कि वह पॉइजन ब्यूटी को हराने में सफल हो पाया, यह चिमी और सोर्स सैंड के बीच टीम वर्क का परिणाम था। यदि स्रोत रेत द्वारा दूषित टोड को नियंत्रित नहीं किया जाता, तो यदि चिमी के आक्रमण के समय दूषित टोड कूदकर दूर चला जाता, तो भले ही चिमी दूषित टोड को मार देता, लेकिन वह विष सौंदर्य को नहीं मार पाता, जो उसके पेट में समा गया था और टोड को मांस की ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा था।
चिमिया सो रहा था, इस स्थिति में कि वह उसे बुला नहीं सकता था और केवल सोर्स सैंड का उपयोग कर सकता था। अगर वह सोर्स सैंड को बड़ी मात्रा में रेत बनाने और रेड थॉर्न को प्रकट करने नहीं देता, तो पॉइजन ब्यूटी एक अपरंपरागत लंबी दूरी के जहर समर्थन प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर को हराना मुश्किल होगा। अगर यह एक सामान्य द्वंद्व होता, तो लिन युआन ने अपने प्रतिद्वंद्वी के अपने परियों को बुलाते ही हमला कर दिया होता और द्वंद्व को जल्दी खत्म कर दिया होता। हालांकि वह वहां खड़ा था और जहर सौंदर्य को प्रदर्शन करने दे रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी आध्यात्मिक शक्ति उनके तुझे मिस करेंगे, रोक नहीं सकते इतने बड़े। पैरों के माध्यम से भूमिगत रेत के स्रोत तक पहुंच रही थी। जब स्रोत रेत को लिन युआन की आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हुई, तो उसने सामान्य से अधिक तेजी से रेत का निर्माण किया। जल्द ही पॉइजन ब्यूटी ने अपनी परियों को फॉर्मेशन बनाने दिया। हालांकि पॉइजन ब्यूटी ने 5 मिनट कहा था, लेकिन उसे इससे कहीं कम समय की जरूरत थी। उसने 2 मिनट के भीतर ही अपनी फॉर्मेशन को पूरी तरह से दिखा दिया था। उसने 5 मिनट इसलिए कहा था क्योंकि उसे उम्मीद थी कि ज्यादा लोग उसके लाइव स्ट्रीमिंग रूम में आएंगे। इस तरह उसे उपहार मिलने और अपने प्रशंसकों की संख्या बढ़ाने के ज्यादा मौके मिलेंगे। 5 मिनट के बाद पॉइजन ब्यूटी सिल्वर एक्स एलीट टेंटेड टॉड की पीठ पर कूद गई और गोल्ड सैट फ्लॉलेस पॉइजन वीविंग डार्क स्पाइडर को उसके चारों ओर 20 मीटर के भीतर जहरीले मकड़ी के जाले की परतें बनाने का आदेश दिया और फिर उसे अपने चारों ओर उन जहरीले मकड़ी के जालों पर रहने का आदेश दिया ताकि वह उसकी रक्षा कर सके। इस बार पॉइजन ब्यूटी ने गोल्ड आईएक्स एलीट इल्यूजरी मिस्ट वेस्टर्न जैकडो को बड़ी मात्रा में जहरीली धुंध उगलने नहीं दिया। अपने पिछले द्वंद्व अनुभव के कारण वह जानती थी कि ब्लैक के फैंटेसी नस्ल के पक्षी पर चमकदार ज्वाला की परत उस जहरीली धुंध को वाष्पित कर सकती है। इस प्रकार पॉइजन ब्यूटी इल्यूजरी मिस्ट वेस्टर्न जैकडो को जहरीली धुंध छोड़ने देने के लिए आध्यात्मिक शक्ति खर्च नहीं करनी थी। इसके बजाय उसने गोल्ड सैथ फ्लॉलेस पॉइजन वीविंग डार्क स्पाइडर और सिल्वर 10 एलीट कैरियन पैरासोल मशरूम पर ज्यादा ध्यान दिया। वह कैरियन पैरासोल मशरूम को फफूंद फैलाने देती थी, जिससे घाव जल्दी सड़ सकते थे, और वह भी धीरे धीरे पूरे स्थान पर। धुंध विष की तुलना में फफूंद विष निस्संदेह उच्च तापमान के प्रति अधिक प्रतिरोधी था। हालांकि पॉइजन ब्यूटी जानती थी कि ब्लैक के साथ उसका द्वंद्व उसे लोकप्रियता दिला सकता है, फिर भी वह तैयार नहीं थी, क्योंकि ब्लैक ने उसे पिछले द्वंद्व में हरा दिया था। पिछली बार वह यह नहीं समझ पाई थी कि क्यों दूषित टोड ने उसकी चेतना को यह फीडबैक भेजा था कि वह नीचे जमीन से बंधा हुआ था और महत्वपूर्ण क्षण पर ऊपर कूदने में असमर्थ था। चूंकि वह इसका पता नहीं लगा सकी, इसलिए पॉइजन ब्यूटी ने सारा दोष इस बात पर मढ़ दिया कि दूषित टोड का पैर उस समय धरती में फंस गया था, जब वह अपनी भूमि प्रदूषण क्षमता का उपयोग कर रहा था। जब दूषित टोड ने उस क्षमता का उपयोग किया, तो भूमि जहर से ढक जाने पर वास्तव में कीचड़ की तरह चिपचिपी हो गई।